हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार मनोज कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आप सब जानते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम हैं वो बेटा 22 फरवरी से शुरू हैं। 22 फरवरी 2024 से आपके बोर्ड एग्ज़ाम बेटा प्रारंभ हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने यूट्यूब पर आपकी जो पढ़ाई है बेटा वो तेज कर दी गई है और आपको रोज़ाना 2-3 वीडियो आपको मिल जा रही हैं। आपकी ज़िम्मेदारी है कि बेटा आप एक भी वीडियो को नहीं छोड़ेंगे, सभी वीडियो को अच्छे से तैयार करेंगे जिससे बोर्ड एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न ना बचे। आज की वीडियो मेरे प्यारे बच्चों हम देखेंगे कक्षा 12 के हिंदी विषय का मॉडल पेपर। उस मॉडल पेपर को मैंने पूरा हल कराया है। आपकी जिम्मेदारी बेटा इसे अच्छे से तैयार कर लें। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं बिना देरी किए आज की क्लास। देखें, सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, आप इस प्रश्न के नंबर पर नहीं जाएंगे, आपको पढ़ना है बेटा प्रश्न और उसका जवाब। ठीक है, तो पहला प्रश्न है बच्चों, चिंतामणि के रचनाकार कौन है। चिंतामणि के रचनाकार कौन है, या फिर बेटा चिंतामणि किस लेखक के निबंध का संग्रह है। चिंतामणि किस लेखक के निबंधों का संग्रह है। तो बेटा ऑप्शन ए का है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर खा है बेटा श्याम सुंदर दास, ऑप्शन गा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन घा है गुलाब राय। आप देख सकते हैं बेटा ये कितने वर्ष आया हुआ प्रश्न है। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप सब जानते हैं कक्षा 10 में भी इसे पढ़ा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनका है बेटा कौन, चिंतामणि। ठीक है, अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न, शिक्षा का उद्देश्य किस जो निबंध है बेटा वो किस निबंध संग्रह से संकलित है। शिक्षा का उद्देश्य निबंध किस निबंध संग्रह से संकलित है। तो बेटा ऑप्शन ए भाषा की शक्ति, शिक्षा की दिशा और दशा, ऑप्शन गा है बेटा शिक्षा और संस्कृति, ऑप्शन गा है शिक्षा और समाज। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर का भाषा की शक्ति। क्या हो जाएगा बेटा, भाषा की शक्ति। बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों अपने प्रश्न अगले की तरफ। अगला प्रश्न है बच्चों, ध्यान से देखेंगे बेटा, सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। बोर्ड एग्जाम में इस वीडियो से अनेक प्रश्न मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है। बेटा एक निबंध है ना शिक्षा का उद्देश्य, इसके लेखक कौन है, ये 2019 में आया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर का है बेटा महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन खा है डॉक्टर संपूर्णानंद, ऑप्शन नंबर गा है बेटा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन घा है विद्या निवास मिश्र। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बेटा वह ऑप्शन नंबर खा डॉक्टर संपूर्णानंद हो जाएगा। किसका बेटा, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है, डॉक्टर संपूर्णानंद। चलिए अब बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। देखें प्रश्न बेटा थोड़ा अच्छा है। कह रहे हैं भारतेंदु से पूर्व हिंदी गद्य के 4 प्रवर्तक तथा उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। या खड़ी बोली की प्रारंभिक उन नायकों में विशेष रूप से जिन 4 लेखकों का उल्लेख किया जाता है उनमें से किन्हीं 2 की एक एक रचना का नाम लिखिए। या रानी केतकी के कहानी के लेखक कौन है। तो चलिए बच्चों कुछ रचनाएं और उसके लेखक के विषय में जान लेते हैं। बेटा सबसे पहले जो आपकी रचना है, जो लेखक हैं वह है इंसा अल्लाह खां। कौन है बेटा, इंसा अल्लाह खां। तो इसकी इनकी कहानी कौन सी बेटा, रचना कौन सी, रानी केतकी की कहानी। दूसरे बेटा सुख सागर, इनकी रचना कौन सी बेटा, सुख सागर। सॉरी बेटा लेखक का नाम जो है वो है सदा सुख लाल। क्या नाम है बच्चों, सदा सुख लाल। और इनका जो रचना है बेटा उसका नाम है सुख सागर। अगले जो लेखक हैं वह है लल्लू लाल और इनकी जो रचना है बेटा वह है प्रेम सागर। इन्हें याद कर लेना बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, लेखक कौन है बेटा, लल्लू लाल
और रचना कौन सी है? प्रेम सागर। चलिए अगले देखते हैं। अगले लेखक हैं बेटा सदल मिश्र, जिसकी रचना है नासिकेतोपाख्यान। बेटा सदल मिश्र की रचना क्या है? नासिकेतोपाख्यान। चलिए मेरे प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है बेटा आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना के लेखक कौन है? आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना के लेखक कौन है? ऑप्शन का है बेटा धर्मवीर भारती, खा है उपेंद्र नाथ अस्क, गा है बेटा यशपाल और घा है विष्णु प्रभाकर जी। तो आवारा मसीहा के लेखक कौन है बेटा? विष्णु प्रभाकर जी। ठीक है, तो पेपर में आएगा आवारा मसीहा के लेखक कौन है, तो आप किस पे टिक करेंगे? विष्णु प्रभाकर पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। अगला है कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना के लेखक कौन है? कलम का सिपाही जो जीवनी है बेटा, इस विधा की रचना के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर का है प्रेमचंद, ऑप्शन का है अमृत राय, ऑप्शन गा है बेटा यशपाल और ऑप्शन घा है जैनेन्द्र कुमार। तो बेटा कलम के सिपाही रचना किसकी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेटा अमृत राय की। किसकी है मेरे प्यारे बच्चों? अमृत राय की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो बच्चों, ये भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक रचना है बेटा सूरज का विहा, तो इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। अगला है बेटा भूदान यज्ञ रचना है, तो इसके लेखक कौन है? आचार्य विनोबा भावे। अगले रचना है बेटा, ध्यान से देखिए, तूफानों के बीच, तो लेखक कौन है बेटा? रांगे राघव। अगला है बेटा सिंहावलोकन, तो इसके लेखक है यशपाल जी। और अगला बेटा है पर्दा, कौन सी बेटा? पर्दा। ध्यान से देखें, तो पर्दा के लेखक कौन है? यशपाल जी। तो बेटा ये 5 रचनाएं थी और इनके सामने इनके लेखक हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले। देखें अगला जो प्रश्न है वह है बेटा बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? बाण भट्ट की आत्मकथा जो बेटा रचना है इसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन का है बेटा महावीर प्रसाद द्विवेदी, खा है बेटा सरदार पूर्ण सिंह, गा है मेरे प्यारे बच्चों वासुदेव सरल अग्रवाल और ऑप्शन नंबर घा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो बेटा ऑप्शन नंबर घा हजारी प्रसाद द्विवेदी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा बेटा राइट आंसर? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, डॉक्टर वासुदेव सरल का निबंध संग्रह क्या है? डॉक्टर वासुदेव सरल का निबंध संग्रह क्या है? तो बेटा ऑप्शन है का माता भूमि, खा है बेटा शेष स्मृतियां, गा है माता विचार प्रभा और गा है बेटा रस मीमांसा। तो वासुदेव सरल का जो निबंध है बेटा वह है माता भूमि। क्या है? माता भूमि। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बेटा मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? कौन सा उपन्यास बेटा? मृगनयनी। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों मृगनयनी जो उपन्यास है ये किसने लिखा है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बेटा भगवती चरण शर्मा जी वर्मा जी, ऑप्शन खा है वृंदावन लाल वर्मा, गा है बेटा अमृत राय और घा है जैनेन्द्र कुमार। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर खा वृंदावन लाल वर्मा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो मृगनयनी किसका है बेटा? वृंदावन लाल वर्मा का। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं बेटा क्या है। देखिए अगला प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था? बेटा देखो कितना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन का है बेटा लोकायतन पर, खा है मेरे प्यारे बच्चों युगांत पर, गा है कला और बूढ़ा चांद पर, गा है चिदम्बरा पर। तो बेटा ऑप्शन नंबर घा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा चिदम्बरा पर। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पे मिला था बेटा? चिदम्बरा रचना पर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले। देखिए अगला प्रश्न है छायावाद की विशेषता क्या है? छायावाद की विशेषता क्या है? ऑप्शन का है बेटा इतिव्रतात्मकता, खा है बेटा श्रृंगारिक भावना, गा है सौंदर्य एवं प्रेम और घा है प्रकृति चित्रण। तो छायावाद की विशेषता है बेटा प्रकृति चित्रण। चलिए देखते हैं बेटा अगला प्रश्न।
जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है बच्चों, देखो ध्यान से। कह रहे कामायनी व झरना किस युग की रचनाएं हैं। कामायनी व झरना किस युग की रचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर का है बेटा भारतेंदु युग, खा है बेटा द्विवेदी युग, गा है बेटा छायावादी युग और गा है प्रगतिवादी युग। तो ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, छायावादी युग। तो कहा किस युग की रचना है बेटा, छायावादी युग की। चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा आ रहा है। अज्ञे के तार सप्तक का प्रकाशन क्या है। अगर पेपर में आए तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया था, तो अज्ञे ने। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद बातश्यान अज्ञे। और आज है अज्ञे के तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, देखो कितने वर्ष आए। अगला प्रश्न है बेटा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष हुआ, अथवा करके ऐसा भी आ सकता है। ये भी बेटा अनेक वर्ष प्रश्न आया हुआ है। तो पहला ऑप्शन है बेटा सन 1947 में, खा है बेटा सन 1943 में, गा है मेरे प्यारे बच्चों सन 1950 में और गा है सन 1931 में। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा प्रश्न है। कैसा, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा 1943 में। देखिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, पंत जी की प्रगतिवादी रचना मानी जाती है। पंत जी की प्रगतिवादी रचना कौन सी मानी जाती है बेटा। तो ऑप्शन नंबर का है पल्लव, खा है युगांत, गा है बेटा गुंजन और घा है बीड़ा। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर खा जो बेटा युगांत है ये पंत जी की प्रगतिवादी रचना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न है तोड़ती पत्थर किसकी रचना है। तोड़ती पत्थर रचना है पर वो किसकी है। तो ऑप्शन नंबर का है बेटा जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन खा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, ऑप्शन नंबर गा है बेटा महादेवी वर्मा जी की और ऑप्शन घा है राम कुमार वर्मा जी की। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर खा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो बेटा ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है बच्चों, ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखो यहाँ पर एक हेडिंग पढ़ा है छायावादोत्तर काल। छायावादोत्तर काल में बेटा दो आते हैं, एक तो प्रगतिवाद और एक प्रयोगवाद। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रगतिवाद की रचनाएं कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं और प्रयोगवाद की रचना कौन सी वो देख लेते हैं। पेपर में कोई एक रचना दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि बताओ ये प्रगतिवाद की है या फिर प्रयोगवाद की। तो देखो प्रगतिवाद की देख लेते हैं, पंत, निराला, नवीन, मुक्तिबोध। एक मिनट बेटा, यहाँ रचना नहीं है लेखक के विषय में बताया है कि कौन कौन प्रगतिवाद के लेखक हैं और कौन कौन प्रयोगवाद के कवि हैं। ठीक है, तो प्रगतिवाद के कवि और प्रयोगवाद के कवि के विषय में बताए। तो सबसे पहले पंत सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर जो है बेटा दिनकर जी भी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी हैं। जो बेटा पंत लिखा है ना ये शॉर्टकट में लिखा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सुमित्रा नंदन पंत, इन सब को हम शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। कैसे, सबसे पहले बेटा पंत तो ये कौन से हैं बताओ। तो ये है बेटा सुमित्रा नंदन पंत। फिर ये निराला कौन है ये, तो ये है बेटा कौन है निराला बताओ, रामधारी सिंह दिनकर निराला। अगले कौन है बेटा, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी इन्हें कह सकते हैं। रामधारी सिंह तो दिनकर होते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होते हैं। तो निराला का मतलब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और नवीन, मुक्तिबोध, दिनकर। अब ये दिनकर है तो ये बेटा रामधारी सिंह दिनकर है, याद रखें। रामेश्वर शुक्ल, अंचल से मंगल सिंह सुमन, ये सब बेटा क्या है, ये है प्रगतिवादी। ठीक है, थोड़े शॉर्टकट में भी नाम है तो ध्यान देने की जरूरत है। फिर है बेटा प्रयोगवादी, अज्ञे, धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिराज कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र। ये सब कौन से युग के हैं बेटा, तो आप कहेंगे प्रयोगवाद के। और बेटा ऊपर जो है वो किस युग के हैं, तो ये हैं प्रगतिवाद के। ठीक है बच्चों, आई होप समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले। अगले बेटा जो प्रश्न है ध्यान से देखें, द्विवेदी युग में लिखी गई रचना कौन सी है। द्विवेदी युग में लिखी गई रचना कौन सी है। ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों कावाला कामायनी, तार सप्तक, ऑप्शन गा है प्रिय प्रवास और घा है ग्राम्या। तो बच्चों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर गा है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो रचना है वो बेटा द्विवेदी युग में
लिखी गई है। ठीक है, चलिए 100 अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, या निम्न में से कौन खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है? निम्न में से कौन खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है? तो बेटा ऑप्शन नंबर का है वैदेही वनवास, खा है बेटा प्रिय प्रवास, गा है साकेत और घा है कामायनी। तो इसका जो सही जवाब बेटा हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, प्रिय प्रवास सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं बेटा अगले प्रश्न। सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कोई भी प्रश्न छूट ना जाए। देखिए, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। द्विवेदी युग की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर का है बेटा प्रिय प्रवास, खा है भारत भारती और गा है बेटा आंसू और गा है साकेत। तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसू जो है ना, वो द्विवेदी युग की रचना नहीं है। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? और ये 2015 और 2018 में आया हुआ बेटा प्रश्न है। ऑप्शन का है ज्ञानाश्रय शाखा से, खा है बेटा प्रेमाश्रय शाखा से, गा है कृष्ण भक्ति शाखा से और घा है बेटा राम भक्ति शाखा से। तो ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कृष्ण भक्ति शाखा से जो अष्टछाप कवि थे उनका संबंध है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? 2022 में आया प्रश्न बेटा। ऑप्शन का है पृथ्वीराज रासो, खा है बेटा साकेत, गा है कामायनी और गा है मेरे प्यारे बच्चों विनय पत्रिका। तो ऑप्शन नंबर घा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। विनय पत्रिका जो है बेटा वो भक्ति काल से संबंधित ग्रंथ है। ठीक है, चलिए बढ़ते बेटा अगले। अगले देखिए बेटा, ये तो थे आपके 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब हम देखेंगे गद्यांश। तो गद्यांश भी आपका 10 नंबर का आएगा बेटा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा गद्यांश दे रखा है। देखो बेटा, देखें बेटा, ये गद्यांश जो है आपके बोर्ड एग्जाम में बेटा 2 आएंगे, बीच में अथवा लिखा होगा, उन 2 में से कोई एक आपको करना है। तो चलिए देख लेते हैं। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। बेटा जो धरती है ना अपनी, जिसे हम धरती माता कहते हैं, उसकी कोख में यानी उसके अंदर अमूल्य निधियां भरी हैं। निधियां मतलब बेटा वस्तुएं, धातुएं। धरती के अंदर अनेक वस्तुएं या धातुएं भरी हैं, जिसके कारण वह क्या कहलाता है बेटा? वसुंधरा। तो अगर पेपर में प्रश्न आएगा वसुंधरा किसे कहते हैं, तो इसका मतलब है धरती के अंदर जो बहुत सी निधियां भरी हैं, उसी के कारण इसे वसुंधरा कहते हैं। उससे कौन कौन परिचित ना होना चाहेगा? बेटा हमारी धरती, हमारी जमीन के अंदर क्या क्या चीज है, सभी को जरूर ऐसा लगेगा कि क्यों ना हमें भी देखने को मिल जाए। क्या क्या है, सभी परिचित होना चाहेंगे। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की, बेटा लाखों करोड़ों वर्ष हो चुके हैं और इनमें अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ से पोषण मिला है। आप जानते हैं जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा धातु होती है बेटा, वो सभी धरती से ही खोद कर निकाली जाती हैं और ऐसा लाखों करोड़ों वर्षों से होता चला आ रहा है। दिन रात बहने वाली नदियों ने, बेटा नदियाँ जो होती हैं वो रात दिन बहती रहती हैं, हमेशा बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर, आपने देखा है जब कोई नदी आती है, अगर वो पहाड़ों के अंदर से भी निकल रही तो पहाड़ को भी तोड़ती हुई चली आती है और अपना रास्ता बना ही लेती है। पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से, अगणित का मतलब बेटा जब एक नदी जब आती है पहाड़ों से निकल कर, तो वो अनेक प्रकार की मिट्टियों को अपने साथ ले आती है और पृथ्वी की देह को सजा देती है। और कहीं यहाँ पर मिट्टी छोड़ दी कि वहाँ छोड़ दी, इस प्रकार पृथ्वी का ये श्रृंगार कर देती है बेटा, है ना। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। भावी मतलब आने वाले समय के लिए, जो आर्थिक अभ्युदय के लिए है बेटा, प्रोग्रेस के लिए इन सब की जांच पड़ताल जो है बहुत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों के संवारे जाने पर, अगले देखते हैं बेटा, संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। ठीक है, अगले देखते हैं बेटा, नाना भांति यानी कि अनेक प्रकार के अनगढ़ नग्न विंध्य के नदियों के प्रभाव में सूर्य की धूप से
छिलकते रहते हैं बेटा। जब सूरज की धूप निकलती है तो पृथ्वी पर अनेक ऐसी चीज़, धरती, फसलें सब चमकती ही रहती हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं तब उनके प्रत्येक घाट के से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारी रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्रों का भी सदा से कितना भाग रहा है, अतएव हमें उनका ज्ञान भी आवश्यक है। तो हमें इस जो है धरती के यानी भारत माता के विषय में पूरा ये पैराग्राफ है और अच्छे से पढ़ना है। बेटा इसके नीचे जो है वो 5 प्रश्न आएँगे। मैं यहाँ प्रैक्टिस के लिए तो कई हो सकते हैं, बोर्ड पेपर में आपके सिर्फ 5 ही आएँगे। जैसे धरती माता की डॉट 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 अनमोल हो जाते हैं, ऐसा भी लिख सकते हो। पहला प्रश्न है बेटा, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए जैसे पहला है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो। तो बेटा पाठ और लेखक का नाम तो आप तभी लिख देंगे जब ये पैराग्राफ को पढ़ के आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि ये कौन से पाठ का है। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों पाठ के नाम और लेखक का नाम जरूर याद कर लेना, जिससे पैराग्राफ को देखकर ये पता लगा पाओ कि ये कौन से पाठ का है और इसके लेखक कौन है, वरना समझ लो छूट जाएगा। समझे? तो रेखांकित अंश की व्याख्या भी करना है बेटा, जिसके नीचे रेखा है। अगला है, दिन रात बहने वाली नदियों ने किस प्रकार से पृथ्वी के देह को सजाया है। आपको मैंने बताई था बेटा, जगह जगह मिट्टियों को छोड़ती चली जाती हैं। ये सभी प्रश्न याद रखना बेटा। 3 हो गए। अगले और देखते हैं। देखो अथवा करके आ सकता है, पृथ्वी की देह को किसने सजाया संवारा है बेटा, और पहाड़ों को किसने पीसा है। अगला प्रश्न है बेटा चौथा, पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कैसे सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। बेटा टोटल प्रश्न का जवाब आपके पैराग्राफ में ही है, ध्यान से पढ़ेंगे और मिल जाएगा। अगला प्रश्न है बेटा, लेखक ने हमें किसके योगदान के बारे में बताते हुए उनसे परिचित होने की प्रेरणा दी है। छठा प्रश्न है बेटा, अमूल्य निधियां कहाँ भरी हैं। सातवां है, पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहते हैं। यही तो बताया था बेटा मैंने। अगले देखते हैं। देखो बेटा, और आठवां प्रश्न है, हमारे आर्थिक अभ्युदय के लिए क्या आवश्यक है। हमारे आर्थिक अभ्युदय के लिए क्या आवश्यक है। तो चलिए बेटा, यहाँ पर तो मैंने 8 प्रश्न ले लिए हैं, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 आएंगे और 2 नंबर का एक होगा, जिसके कारण ये गद्यांश 10 नंबर का हो जाएगा। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों इस सभी 8 प्रश्न के आंसर। ध्यान रखना बेटा, पहला प्रश्न कौन सा था। देखें तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप देखें उत्तर फर्स्ट। यहाँ पर जो पूर्ववत लिखा है उससे आपको मतलब नहीं है, उससे बेटा मतलब नहीं है, क्योंकि पहला प्रश्न जो पूछा गया था वह था उपयुक्त पदांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो बेटा आप लिखेंगे उत्तर में कि पाठ का नाम। सबसे पहले क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पाठ का नाम। तो पाठ का नाम लिखकर अगले डैश लगा के क्या लिख दोगे बेटा, राष्ट्र का स्वरूप। क्या है बेटा पाठ का नाम, राष्ट्र का स्वरूप। फिर है मेरे प्यारे बच्चों लेखक का नाम। तो आप यहाँ लिखेंगे लेखक का नाम। तो लेखक कौन है बेटा इसके, तो डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल। तो आप लिख देंगे डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल बेटा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पहला प्रश्न जो है बेटा उसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं बेटा। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न का जवाब। दूसरा प्रश्न क्या था बेटा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखें उत्तर में हेडिंग डालेंगे बेटा रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखें, विद्वान लेखक ने कहा है कि धरती माता की कोख में अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं। बेटा अमूल्य रत्न, अमूल्य धातुएं, ये सभी जो है वो रत्न ही है। ठीक है, अगले देखते हैं बेटा, इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी का एक नाम वसुंधरा यानी वसुओं अर्थात रत्नों को धारण करने वाली वसुंधरा भी है। बहुमूल्य रत्न धातु व खनिज पदार्थ, अन्न, फल, जल और इसी प्रकार की असंख्य अनमोल वस्तुओं जिन्हें भूमि ने अपने आंचल में छिपाए रखती रहती है, ये हमारा प्रगाढ़ परिचय होना भी चाहिए। बेटा तो ये थी हमारी रेखांकित अंश की व्याख्या। जितने की बेटा रेखा खींची ना नीचे, उन्हीं की व्याख्या है। तो ये है क्या बेटा, रेखांकित अंश की व्याख्या। बहुमूल्य रत्न धातुएं, खनिज पदार्थ, फल, जल, ये सभी प्रकार की असंख्य अनमोल वस्तुएं जिन्हें भूमि पर आराम से मिल सकती हैं, तो वो क्या है बेटा, ये हमारा प्रगाढ़ परिचय होना भी चाहिए।
चलिए बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। और अगला जो प्रश्न था बेटा तीसरा, वो तो आप जानते हैं क्या था, दिन रात बहने वाली नदियों ने किस प्रकार से पृथ्वी की देह को सजाया है। तो देख लेते हैं बेटा इसका भी उत्तर। तो तीसरे प्रश्न का आंसर है बेटा, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। अगला प्रश्न था बेटा चौथा, जो था पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कैसे सौंदर्य के प्रतीक बन सकते हैं। ये चौथा प्रश्न था बेटा। तो उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों के संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य का प्रतीक बन सकते हैं। अगर कुशल जो संवारने वाले हो बेटा, शिल्पियों हो, वो संवारेंगे तो ये जरूर बन जाएगा। अगला बेटा पांचवा प्रश्न था, लेखक ने हमें किसके योगदान के बारे में बताते हुए उनसे परिचित होने की प्रेरणा दी है। तो बेटा उत्तर हो जाएगा, लेखक ने हमें छोटे छोटे पत्थरों के योगदान के बारे में बताते हुए उन अमूल्य निधियों से परिचित होने की प्रेरणा दी है। अगला है बेटा छठा प्रश्न क्या था, अमूल्य निधियां कहाँ रहती हैं या कहाँ भरी हैं। तो उत्तर है बेटा, अमूल्य निधियां धरती माता की कोख में भरी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बेटा, सातवां और आठवां प्रश्न देखें। सातवां प्रश्न क्या था बेटा, पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की मूल्यवान वस्तुएं भरी हुई है। बताया था ना मैंने बेटा, पृथ्वी को वसुंधरा इसीलिए ही कहते हैं कि पृथ्वी के अंदर बहुत ही मूल्यवान वस्तुएं भरी हैं। आठवां प्रश्न था बेटा, हमारे आर्थिक अभ्युदय के लिए क्या आवश्यक है। तो उत्तर देखें, हमारे भावी आर्थिक विकास की दृष्टि से यह जांच पड़ताल आवश्यक है कि पृथ्वी के गर्भ में स्थित बहुमूल्य रत्न, धातुएं, खनिज पदार्थ, जल, फल जल, अन्न, फल जल और इसी प्रकार की अनेक अनमोल वस्तुओं जिन्हें धरती छिपाए रखती है तथा देह को सजाने वाली अनेक प्रकार की मिट्टियों का परीक्षण करे कि जिससे वह किस किस कार्य में उपयोगी हो सकेगी। सभी के विषय में बेटा खोज करना ही हमारा अधिकार है। अगले देखते हैं प्यारे बच्चों, ये तो गद्यांश था बेटा। अगले है पदांश का पैराग्राफ। किसका बेटा, पदांश का, क्योंकि एक पद से भी तो आएगा। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों पदांश का पैराग्राफ। तो जरा ध्यान से इसे भी देखेंगे और आपको जानकर ये खुशी होगी कि बेटा ये भी 10 नंबर का ही आएगा, क्योंकि इसके नीचे भी 5 प्रश्न मिलने वाले हैं। देखें क्या है बेटा, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना, तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति को ना, होठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललन खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि व्योम में हो तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। बेटा इस चैप्टर को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से आपको पढ़ाया है और इसमें जो भी प्रश्न है बेटा उसके जवाब भी मैंने बहुत अच्छे से आपको करा दिए कोचिंग में। लेकिन फिर भी मैं इसे अच्छी तरह से, ये तो आपने पैराग्राफ देखा था बेटा, और पैराग्राफ देखने के बाद हम बढ़ते हैं इसके प्रश्न की तरफ और फिर जानते हैं इन प्रश्नों के आंसर। देखो बेटा, पहला है उपयुक्त पदांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। बेटा ये पद है इसीलिए शीर्षक और कवि बन जाएगा, पाठ और लेखक नहीं। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है बेटा, राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती है। ठीक है, ये सब पढ़ाया हुआ है। अभी देख लेते हैं बेटा, ये तो 3 हो गए। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है बेटा, राधा ने पवन दूतिका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया लाने को कहा है। पांचवा है बेटा, कृषक ललना शब्द में कौन सा अलंकार होगा। और छठा है मेरे प्यारे बच्चों, कृषक ललना और भूतांगना शब्दों का अर्थ लिखिए। और सातवां है, नायक पवन से लज्जाशील महिला के प्रति कैसा आचरण अपनाने के लिए कहती है। और आठवां है, उपयुक्त पदांश के किस महाकाव्य का अंश है। उपयुक्त जो पदांश है बेटा, ये किस महाकाव्य का अंश है। तो चलिए बेटा देखते हैं इन प्रश्नों के आंसर। चलिए देखें,
प्रश्न याद रखना बेटा। सबसे पहले प्रश्न था, क्या था मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले प्रश्न? तो सबसे पहले जो प्रश्न था वह था उपयुक्त पदांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आप ये पूर्ववत नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? शीर्षक का नाम। क्या लिखोगे बेटा? शीर्षक का नाम। और डैश लगा के लिख दोगे पवन दूतिका। शीर्षक कौन सा है बेटा? पवन दूतिका। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों कवि का नाम, तो आप यहाँ पर लिखेंगे नई लाइन से कवि का नाम। और कवि का नाम डैश लगा के क्या लिखोगे? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। क्योंकि बेटा ये पवन दूतिका का है, और पवन दूतिका किसने लिखी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया पहले प्रश्न का जवाब। अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या था मेरे प्यारे बच्चों? दूसरा प्रश्न था, क्या था? कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखें हेडिंग डाला है बेटा रेखांकित अंश की व्याख्या। देखें अब क्या कहा है? हे पवन, राधा जी कहती हैं कि हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई पड़े तो इतने वेग से ना बहना कि उसके वस्त्र उड़कर अस्त व्यस्त हो जाएं और उसका शरीर उघड़ जाए या उसका शरीर दिख जाए। इतनी तेज मत चलना, क्योंकि पवन को दूत बनाकर भेजती है ना, तो कहती है इतनी तेज मत चलना अगर कोई लज्जाशील स्त्री दिखे कि उसके कपड़ों को तो उड़ा दे और उसका शरीर दिख जाए। यदि वह थोड़ी सी भी थकी दिखाई दे तो उसे गोद में लेकर, अर्थात उसके उसे चारों ओर से घेर कर उसकी थकान मिटा देना। अगर वो बेटा स्त्री कैसी दिखाई दे? थोड़ी बहुत थकी हुई दिखाई दे, क्योंकि राधा जी जो होती हैं पवन को भेजती हैं दूत बनाकर श्री कृष्ण के पास संदेशा भेजने के लिए, है ना? लेकिन वो बता रही रास्ते में अगर कोई मिले तो क्या करना है उसके साथ। थोड़ी सी थकी दिखाई दे तो उसे गोद में लेकर उसके चारों ओर घेर कर उसकी थकान मिटा देना, जिससे कि उसके सूखे होंठ और मुरझाया हुआ कमल सदृश मुख प्रफुल्लित हो सके, यानी कि वो खुश हो सके। जिससे कि क्योंकि वो बिल्कुल थक चुकी होगी तो वो कैसी हो सके? प्रफुल्लित हो सके, सही हो सके। हे पवन, यदि खेत पर कोई थकी हुई किसान स्त्री दिखाई दे तो धीरे धीरे उसका स्पर्श करके, यानी उसे छू कर उसकी संपूर्ण थकावट को दूर कर देना। अगर कोई स्त्री किसान की स्त्री खेत में काम करती दिखाई दे तो उसे तू टच होना, छूना, स्पर्श करना और उसकी सभी थकावट को मिटा देना। राधा जी ने किससे कहा था? पवन से, यानी हवा से। चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ। आपके इस पैराग्राफ में मैंने बेटा 8 प्रश्न बताए हैं, जबकि बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 5 आएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा करा दे रहे हैं। तीसरा प्रश्न क्या था बच्चों? कि राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती है? यही तो है। तो उत्तर क्या है? राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ परोपकार का व्यवहार करने को कहती हैं। क्या कहती हैं? परोपकार, यानी उनका भला करके ही जाना। चौथा प्रश्न क्या बोला था बेटा? कि राधा ने पवन दूतिका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहा है? तो बेटा इसका उत्तर हो जाएगा राधा ने पवन दूतिका को थकित कृषक स्त्री के ऊपर मेघ यानी बादलों द्वारा छाया करने को कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न पांचवा क्या था बेटा? कृषक ललना शब्द में कौन सा अलंकार है? तो कृषक ललना शब्द में तत्पुरुष समास, सॉरी, कौन सा समास होगा? तो बेटा कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। ठीक है बच्चों, अगला छठा प्रश्न जो है वो है बेटा कृषक ललना और भूतांगना शब्दों का अर्थ लिखिए। तो बेटा कृषक ललना का है किसान की स्त्री, ललना का मतलब लड़का नहीं है, कृषक ललना का अर्थ है किसान की स्त्री, और बेटा भूतांगना का अर्थ होता है स्त्री। भूतांगना का अर्थ क्या होता है? स्त्री। चलिए बढ़ते हैं बेटा सातवें प्रश्न की तरफ, क्योंकि टोटल कितने थे? 8 थे। तो सातवां प्रश्न क्या था बच्चों? नायिका पवन से लज्जाशील महिला के प्रति कैसा आचरण अपनाने को कहती है? यही तो था बेटा सातवां। आंसर देख लेते हैं। नायिका पवन से कहती है, हे पवन, यदि मार्ग में तुझे कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई पड़े तो तू उसे वस्त्रों को मत उड़ाना। यदि वे थोड़ी भी थकी प्रतीत हो तो उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकावट को दूर कर देना तथा उसके होंठ और मुख की मलिनता यानी थकावट को मिटा देना। अतः नायिका पवन से लज्जाशील महिला के प्रति स्नेह युक्त आचरण अपनाने के लिए कहती है। ठीक है, चलिए आठवां प्रश्न देखते हैं। क्या था बेटा? उपयुक्त पदांश किस
महाकाव्य का अंश है। तो बेटा उपयुक्त पदांश प्रिय प्रवास महाकाव्य का अंश है। कौन सा बेटा? प्रिय प्रवास। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अगले। देखिए बच्चों, अगले क्या है? ये तो पदांश था, अगले हैं बेटा जीवन परिचय। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जीवन परिचय। 100 नंबर का पेपर आएगा, इसलिए पेपर थोड़ा बड़ा है। एडजस्ट करेंगे और समझेंगे तभी ये आप कर पाएंगे। तो बेटा जीवन परिचय में हम सबसे पहले देखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, चलिए सबसे पहले हेडिंग डाला बेटा जीवन परिचय। आप देख सकते हैं ये कितने वर्ष लगातार आया हुआ बेटा प्रश्न है। ठीक है, देखिए जीवन परिचय कह रहे हैं, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। बेटा इस जीवन परिचय में से कुछ मेन मेन पॉइंट उठा लेना, पूरा याद नहीं करना है। ठीक है, कहाँ हुआ था बेटा? दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृति के प्रकांड पंडित थे। किस चीज के बेटा? किसके? ज्योतिष और संस्कृति के। अतः इन्हें ज्योतिष और संस्कृति की शिक्षा उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त हुई थी। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। किसने बेटा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का स्तरीय प्राप्त किया, इनकी ज्ञान प्राप्त किया। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात सभा संस्था शांति निकेतन में हुआ था। अगले देखते हैं बेटा, हुआ था। अगले है, वहां ये 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निर्देशक के रूप में कार्य करते रहे और वहीं इनके विस्तृत अध्ययन और लेखन का कार्य भी क्या हो गया बेटा? शुरू हो गया था। तो जीवनी आएगी, ध्यान से लिखेंगे बेटा। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्हें डीलिट की उपाधि से तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म विभूषण की या पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर क्या किया बेटा? कार्य किया था। सही है। तथा उत्तर प्रदेश के हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष भी रहे थे। किसके? उत्तर प्रदेश की जो हिंदी ग्रंथ अकादमी है उसके अध्यक्ष रहे थे। इसके पश्चात ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज के सभापति भी रहे। कहाँ के बेटा? हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज के सभापति। अगले देखते हैं बच्चों, अगले है 19 मई 1979 को यह वयोवृद्ध यानी बूढ़ा इंसान वयोवृद्ध साहित्यकार रुग्णता के कारण स्वर्ग सिधार गया बेटा। कितने सन में? 19 मई 1979, 19 मई 1979 में। ठीक है, चलिए इनके विषय में कुछ और जान लेते हैं बेटा, इनका साहित्य के योगदान वगैरह भी जान लेते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट हेडिंग है। ठीक है, देखो साहित्य के योगदान कह रहे हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात, हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात यानी विश्व प्रसिद्ध निबंधकार, इतिहास लेखन, अन्वेषण, आलोचना, संपादक तथा उपन्यास के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी रहे थे। बेटा सभी हेडिंग से आप थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। ठीक है, मैं आपको सभी पढ़ा दे रहा हूं, जो वर्ड आपको अच्छे लगे। वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बांग्ला तथा संस्कृति के प्रकांड विद्वान थे। इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता का अपूर्व समन्वय था। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविन्द्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारती भारतीय ग्रंथमाला का संपादन भी क्या किया बेटा? किया था। इन्होंने अपभ्रंश और लुप्त प्राय जैन साहित्य को प्रकाश में लाकर अपनी शोध दृष्टि का परिचय दिया था बेटा। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं। दिया था, देखो अगले बेटा, निबंधकार के रूप में विचारात्मक निबंध लिखकर भारतीय संस्कृति और साहित्य की इन्होंने क्या की थी बेटा? रक्षा की थी। ठीक है, इन्होंने नित्य प्रति के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों की मार्मिकता के साथ चित्रण किया है। ये हिंदी ललित निबंध लेखकों के अग्रगण्य हैं। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डी लिट, पद्म भूषण और
मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया है। बेटा जीवन परिचय 5 नंबर के हैं तो थोड़ा बड़ा तो लिखना ही होगा। अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अगला है, आलोचना के रूप में द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास पर नवीन दृष्टि से विचार किया। बेटा जो मेन मेन हो ना, हेडिंग सभी डालना है, लेकिन उसमें जो मेन बातें हो वो ढाल लेना है, ठीक है। इन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल में नवीन सामग्री के आधार पर शोधपरक विश्लेषण प्रस्तुत किया। सूर साहित्य पर इन्होंने भावपूर्ण आलोचना प्रस्तुत की। अगले हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसके समीक्षात्मक निबंध विभिन्न संग्रहों में संग्रहित है। उपन्यासकार के रूप में द्विवेदी जी ने 4 उपन्यासों की रचना की। इनके उपन्यास सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। इनमें इतिहास और कल्पना के समन्वय द्वारा नई शैली और उनकी मौलिक प्रतिभा का परिचय मिलता है। तो बेटा ये था साहित्यिक परिचय। अब हम जानते हैं उनकी महत्वपूर्ण बेटा रचनाएं। तो अच्छे से याद करेंगे क्योंकि रचनाएं बेटा बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है। चलिए, रचनाएं में बेटा आचार्य द्विवेदी का साहित्य बहुत विस्तृत है। उन्होंने अनेक विधाओं में उत्तम साहित्य की रचना की। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले बेटा हेडिंग डालेंगे निबंध संग्रह। अब निबंध कौन कौन से हैं? तो बेटा अशोक के फूल, कोटज, विचार प्रभा, विचार और ये बेटा हटा देना यहाँ पर क्योंकि ये दिख नहीं रहा है, हो सकता है गलत बोलने से बेहतर है यहीं पर इसे छोड़ देना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अगले देखते हैं, आलोक पर्व कल्पलता। और वैसे भी आपको निबंध में सब याद नहीं करना है, 2-3 बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना वो कर लेना है, ठीक है। अगले देखते हैं, आलोचना साहित्य में सूरदास कालिदास की लालित्य योजना, कबीर, साहित्य सहचर और साहित्य का मर्म। सभी हेडिंग में बेटा 2-2 3-3 रचना करनी है, सब नहीं। फिर है इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य, इसमें भी कोई 2-3 कर लेना बेटा। चलिए बढ़ते हैं अगले। अब देखते हैं बेटा उपन्यास क्या क्या है। तो उपन्यास में बेटा बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा। तो इसमें से भी आप याद कर लें बेटा मेन वाली, जो सही आपको याद हो जाए। फिर है संपादन, इसमें लिखेंगे नाथ सिद्धों की वानियाँ, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक। फिर अनुदित रचनाएं हैं बेटा, अन्य रचनाएं, प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, लाल कनेर, मेरा बचपन आदि। तो जो मेन मेन है बेटा वही आप याद कर लें, सबको याद करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं साहित्य में स्थान क्या है बेटा। देखें मेरे प्यारे बच्चों, साहित्य में स्थान क्या है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे। इन्होंने साहित्य के इतिहास लेखन को नवीन दिशा प्रदान की है। नवीन का मतलब नया। वे प्रकांड विद्वान, उच्च कोटि के विचारक और समर्थ आलोचक थे। गंभीर आलोचना, विचार प्रधान प्रबंधों और उत्कृष्ट उपन्यासों की रचना कर द्विवेदी जी ने निश्चय ही हिंदी साहित्य में गौरवपूर्ण स्थान पा लिया था। तो बेटा ये थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिनका जीवन परिचय हमने देखा था, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पद अर्थात काव्य का यानी कवि का। तो देखो ये कवि हैं बेटा सुमित्रा नंदन पंत। इनका जीवन परिचय बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए। सुमित्रा नंदन पंत, आप देख सकते हैं कितने वर्ष आया हुआ इनका जो है वो जीवन परिचय है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बेटा जीवन परिचय और लिखेंगे प्रकृति के सुकुमार कवि। बेटा हाईलाइट करें इस लाइन को, ये प्रश्न आता है प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहते हैं, ठीक है। प्रकृति के सुकुमार कवि पंडित सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को प्रकृति की सुरमय, बेटा ये मत लिखना, ठीक है, प्रकृति की सुरमय कीड़ा स्थली कूर्मांचल प्रदेश के अंतर्गत अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक गांव में हुआ था। ठीक, कहाँ हुआ था बेटा? कौसानी नामक गांव में। कहाँ के? कूर्मांचल प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत, माता का नाम श्रीमती सरस्वती देवी था। ये अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान थे।
पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव की ही पाठशाला में हुई थी। इसके पश्चात ही अल्मोड़ा गवर्नमेंट हाई स्कूल में प्रविष्ट हुए। ठीक है, अगले देखते हैं बेटा। प्रविष्ट हुए मतलब प्रवेश लिया था। तत्पश्चात काशी के जैनरल हाई स्कूल से इन्होंने स्कूल लिविंग की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1916 ईस्वी में आपने प्रयाग के म्योर सेंट्रल कॉलेज से FA की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद ये स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने लगे थे। इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला का गंभीर अध्ययन किया। उपनिषद, दर्शन तथा आध्यात्मिक साहित्य की ओर भी इनकी रुचि रही। संगीत से इन्हें पर्याप्त प्रेम था। सन 1950 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता पद पर नियुक्त हुए और सन 1957 ईस्वी तक इससे संबंध रहे। मतलब इससे ये जुड़े रहे थे बेटा। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो से। अब देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें। और बेटा हर हेडिंग में मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं आपको टोटल पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको टोटल जीवन परिचय नहीं लिखना है। सभी हेडिंग में मेन मेन बातें उठा लेनी है। ठीक है बेटा। देखें, इन्हें कला और बूढ़ा चांद नामक काव्य ग्रंथ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। लोकायतन पर सोवियत भूमि पुरस्कार मिला था। और चिदम्बरा पर, ध्यान से देखें, मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं बेटा ये। ठीक है, देखें, और चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। भारत सरकार ने पंत जी को पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। पंत जी 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को परलोकवासी हो गए। ठीक है बेटा, 28 दिसंबर 1977 को। अगला हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चों, साहित्यिक सेवाएं। देखो, पंत जी गंभीर विचारक, उत्कृष्ट कवि और मानवता के प्रति आस्थावान एक ऐसे सहज कुशल शिल्पी थे जिन्होंने नवीन सृष्टि के अभ्युदय के नव सपनों की सर्जना की। उन्होंने सौंदर्य को व्यापक अर्थ में ग्रहण किया, इसलिए उन्हें सौंदर्य का कवि भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं बेटा रचनाओं की तरफ। देखें, हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, रचनाएं। तो लिखेंगे, पंत जी ने अनेक काव्य ग्रंथ लिखे हैं। कविताओं के अतिरिक्त इन्होंने कहानियां, उपन्यास और नाटक भी लिखे हैं। काव्य ग्रंथ लिखे हैं बेटा, और क्या लिखे, अतिरिक्त इन्होंने कहानियां, उपन्यास और नाटक भी लिखे हैं, किंतु कवि रूप में ये अधिक प्रसिद्ध हैं। पंत जी के कवि रूप के विकास के 3 सोपान हैं। पंत जी के कवि रूप के विकास के कितने सोपान हैं बेटा? 3 सोपान हैं। पहला छायावाद और मानवतावाद, दूसरा प्रगतिवाद और मार्क्सवाद, तीसरा नवचेतनावाद। तो एक एक में देखेंगे बेटा कौन कौन सी रचनाएं आती हैं, शॉर्टकट में, ज्यादा नहीं। ठीक है, देखें, देखो बच्चों, तो पहला है पंत जी के विकास के प्रथम सोपान। अब ज्यादा विकस नहीं पढ़ेंगे। प्रथम सोपान की सूचक रचनाएं हैं, कौन कौन सी हैं? बीड़ा, ग्रंथि, पल्लव और गुंजन। इतना आप लिख सकते हो। ठीक है, प्रथम सोपान में ये तीनों आप लिख देना, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, द्वितीय सोपान में। देखो, तो द्वितीय सोपान के अंतर्गत 3 रचनाएं आती हैं, युगांत, युगवाणी और ग्राम्या। आप इतना लिखेंगे। ठीक है, तीसरा है मार्क्सवाद की भौतिक स्थूला पंत जी के मूल संस्कारी कोमल स्वभाव के विपरीत थी। इसी कारण तृतीय सोपान में वे पुनः अंतर जगत की ओर मुड़े। और इस काल की रचनाएं कौन कौन सी बेटा? स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, उत्तरा, अतिमा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, किरण, पतझड़, एक भाव क्रांति और गीत हंस। बस इतना लिख देंगे। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि बेटा हेडिंग में मेन मेन बस लिख देना है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले। अगले क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुने। कह रहे हैं सन 1955 ईस्वी के बाद पंत जी की कुछ रचनाएं जैसे कौवे, मेढक आदि आए, पर प्रयोगवादी कविता का प्रभाव है। पर कवि का यह रूप भी सहज न होने से वह इसे भी छोड़कर अपने प्राकृतिक रूप में लौट आया, या वास्तविक में। अब बेटा जो हमारे जीवन परिचय का अंतिम हेडिंग होता है, साहित्य में स्थान, वो डालेंगे। और पंत जी निर्विवाद रूप से एक सहज प्रतिभाशाली कलाकार थे। इनकी काव्य साधना सतत विकासोन्मुखी रही। ये अपने काव्य के बाह्य और आंतरिक दोनों पक्षों को
संवारने में सदैव सचेष्ट रहे हैं। प्रकृति के सर्वाधिक सशक्त चितेरे के रूप में आधुनिक हिंदी काव्य के ये सर्वोपरि है। ठीक है, हिंदी काव्य में सर्वोपरि है ये। पंत जी निश्चित ही हिंदी कविता के श्रृंगार हैं और इन्हें पाकर माँ भारती कृतार्थ हुई है। भारत माता को भी गर्व है कि ऐसे कवि इस धरती पर आए थे। ठीक है, या इस देश में आए थे। ठीक बेटा, चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले। ये तो गद्य पद्य के दोनों जीवन परिचय हो गए। अब देखते हैं माय डियर स्टूडेंट बहादुर कहानी। बहादुर बहादुर कहानी का उद्देश्य है क्या है बेटा? कहानी देने का सिलेबस में क्या उद्देश्य है तो जान लेते हैं। कहानी को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, आपको हिंदी में बेटा मिल जाएगी। ठीक है, चलिए प्लेलिस्ट में आप जाके देख लें, बोर्ड एग्जाम तैयारी, बोर्ड एग्जाम इंपोर्टेंट क्वेश्चन कक्षा 12 उसमें मिल जाएगा। लेकिन आधुनिक कथा जगत में बेटा इसमें बहादुर कहानी नहीं पूछी है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें बहादुर कहानी नहीं पूछी है। बहादुर कहानी सिलेबस में दी क्यों है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, ये पूछा गया है। उद्देश्य तो आधुनिक कथा जगत में प्रेमचंद्र की कहानी कला को अक्षुण्ण रखने वाले कलाकारों में अमरकांत अग्रणी है। ठीक है, यानी अमरकांत के द्वारा लिखी हुई ये कहानी है। इनकी कहानियों में मध्य वर्ग तथा निम्न वर्ग की पारिवारिक परिस्थितियों का सजीव आदर्श यथार्थवादी चित्रण मिलता है। इनकी बहादुर कहानी मध्य वर्गीय परिवार में नौकरी करने वाले बहादुर नाम के पहाड़ी लड़के पर आधारित एक रोमांचक सुगठित संक्षिप्त तथा समस्या मूलक कहानी है। इसमें बताया गया है कि पात्र पूंजीपति ही श्रम का शोषण नहीं करते बल्कि सामान्य मध्य वर्ग भी, अगले देखते हैं बेटा, मध्य वर्ग भी इस कुकृत्य के में पीछे नहीं रहते। कि ऐसा नहीं है कि बेटा संसार में जो रईस लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, केवल वही गरीबों का शोषण करते नहीं, मध्य वर्ग के जो लोग होते हैं बेटा वो भी शोषण करते हैं। पेपर में आएगा बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए तो ये लिखना है। ठीक है बेटा, इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देना है। शोषितों के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार ऊंच नीच के भेद के कारण दिलों में पड़ी दरार को भर देता है। बहादुर भी मानवीय स्नेह और संवेदनाओं का भूखा है। मालिक द्वारा पीटे जाने और प्रतिक्रिया स्वरूप उसके द्वारा घर छोड़ दिए जाने पर परिवार के सभी लोगों को पश्चाताप का अनुभव होता है। अगले देखते हैं बेटा, आपने कहानी पढ़ी होगी, आपको ये बात पता है कि जब उस पर चोरी का इल्जाम लगाते हैं बहादुर पे तो वो घर छोड़ देता है, उसे पीटते और फिर सभी परिवार के लोग पछताते हैं। वे स्वयं को दोषी महसूस करते हैं। धनी और निर्धन का वर्ग भेद मानवीय भावनाएं ही कम कर सकती हैं। लेखक का मुख्य उद्देश्य दोनों के हृदय को परिवर्तन है कि जो शोषण करते और जो बहादुर या जितने भी हैं, कि मध्य वर्ग का हो चाहे उच्च वर्ग का हो, सभी के प्रति प्रेम भाव रखा जाए, यही उद्देश्य है कहानी देने का। और सबके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बनाए रखने का संदेश देना है। और सबके प्रति क्या है बेटा, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बनाए रखने का संदेश देना है, जिससे सभी लोग मेल प्रेम से रहे, कोई भी एक दूसरे का शोषण ना करे। बेटा यही इसका उद्देश्य है। चलिए बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और अगला जो हमारा प्रश्न है बच्चों वह है त्यागपति खंड से। कहाँ से? त्यागपति से। त्यागपति खंड काव्य के नायक या प्रमुख पात्र जो हैं वो हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कीजिए। हर्षवर्धन है और इस प्रश्न में बेटा हम हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण करने वाले हैं। देखो, हर्षवर्धन त्यागपति के नायक हैं। इस खंड काव्य की संपूर्ण कथा का केंद्र वही है। संपूर्ण घटना चक्र उन्हीं के चारों ओर घूमता है। कथा आरंभ से अंत तक हर्षवर्धन से ही संबद्ध रहती है। हर्षवर्धन के चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित है। बेटा ये सभी मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपको, दोबारा इसलिए मैं थोड़ा जल्दी पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी है जरा जान लेते हैं। पहला हेडिंग डालेंगे बेटा आदर्श पुत्र एवं भाई। कह रहे इस खंड काव्य में हर्षवर्धन एक आदर्श पुत्र एवं
आदर्श भाई के रूप में पाठकों के समक्ष आते हैं। अपने पिता के रुग्ण यानी बीमार होने का समाचार पाकर वे तुरंत लौट आते हैं और उनकी चिकित्सा करवाते हैं। पिता के स्वस्थ न होने तथा माता द्वारा आत्मदाह करने की बात सुनकर वे भाव विह्वल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? भाव विह्वल हो जाते हैं। वे अपनी माता से कहते हैं कि मुझ मंद पुण्य को छोड़ना, माँ भी जाओ, छोड़ो विचारे है, मुझे चरणों में लिपटाओ। ठीक है, उनकी माँ आत्महत्या करने के लिए जाती होती है। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं। हेडिंग डालकर ही करना है बेटा। ठीक है, आदर्श पुत्र के समान ही वे आदर्श भाई का कर्तव्य भी पूरा करते हैं। वे अपनी बहन राजश्री को अग्निदाह, उनकी बहन जो बेटा राजश्री होती हैं वो अग्निदाह करने जाती हैं जंगल में कि हाँ हम जलकर खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो अग्निदाह करने एवं संन्यास लेने से रोकते हैं। बड़े भाई हर्षवर्धन के प्रति उनका अपार प्रेम होता है और उनके जो भाई होते हैं राज्यवर्धन, उनके प्रति भी उनका बहुत प्रेम होता है। किसका? हर्षवर्धन का बेटा। अगला हेडिंग हम डालेंगे बेटा चरित्र चित्रण में, तो आप जानते ही हैं क्या होता है, हेडिंग डालकर ही होता है। तो दूसरा हेडिंग है बेटा देश प्रेमी। तो देश प्रेमी में क्या लिखेंगे? हर्षवर्धन सच्चे देश प्रेमी हैं। उन्होंने छोटे राज्यों को एक साथ मिलाकर बड़ा राज्य की स्थापना की। देश की एकता एवं रक्षा हेतु वे बड़े से बड़ा युद्ध करने से भी पीछे नहीं हिचकते थे। उन्होंने एक बड़े राज्य की स्थापना ही नहीं, वरन वरन मतलब बल्कि धर्मपूर्वक शासन भी किया था। देश सेवा ही उनके जीवन का व्रत है। तो देश की सेवा भी जो थे हर्षवर्धन, वो बहुत मन लगाकर करते थे। चलिए बेटा तीसरा हेडिंग देख लेते हैं। तीसरा हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चों अजय योद्धा। ठीक है, तो हर्षवर्धन एक अजय योद्धा थे। अजय मतलब जीतने वाला। विद्रोही उनके तेज बल के आगे ठहर नहीं पाता था। कोई भी राजा उन्हें पराजित नहीं कर सका। भारत के इतिहास में महाराज हर्षवर्धन की दिग्विजय, उनका युद्ध कौशल और उनकी अनुपम वीरता स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है। बेटा अजय योद्धा वो इसलिए थे क्योंकि उन्हें कोई अभी तक हरा नहीं पाया था और भारत के इतिहास में उनकी जो वीरता है, उनकी जो कहानी है, उनकी जो तरक्की की गाथा है, स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं बेटा। अगला हेडिंग है श्रेष्ठ शासक। महाराज हर्षवर्धन एक श्रेष्ठ शासक हैं। उनका संपूर्ण जीवन प्रजा के हितार्थ ही समर्पित है, यानी प्रजा के हित में ही समर्पित है। उनका शासन धर्म शासन है। उनके शासन में सभी जनों को समान न्याय एवं सुख उपलब्ध है। सभी जनों को क्या होता है? समान न्याय एवं सुख उपलब्ध है। अगले देखते हैं बेटा महान त्यागी। क्या है बच्चों? महान त्यागी। हर्षवर्धन महान त्यागी एवं आत्मसंयमी व्यक्ति हैं। आत्मसमय एवं सर्वस्व त्याग करने की कारण ही तब कवि ने त्यागपति के नाम से पुकारा है। बेटा ये अपना सब कुछ त्याग देते थे, इसीलिए कवि ने त्यागपति कहा। प्रयाग में 6 बार, प्रयागराज यानी इलाहाबाद में 6 बार अपना सर्वस्व प्रजा के लिए दान दे देना उनके महान त्याग का प्रमाण है। बेटा प्रजा के लिए इन्होंने सब कुछ दान दे दिया था 6 बार। सर्वस्व दान के बाद वे अपने पहनने के लिए वस्त्र भी अपने बहन राजश्री से मांग कर पहनते थे। सब कुछ दे देते थे, अपने पहनने को वस्त्र भी राजश्री से मांगते थे। वो कहते थे दिए सम्राट के निज वस्त्र आभूषण वहां पर, बहन से भीख मांगकर वसन पहना वहां पर। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला हेडिंग है माय डियर स्टूडेंट्स धर्मपरायण। हर्षवर्धन के जीवन में धर्मपरायणता कूट कूट कर भरी हुई है। उन्होंने शैव, शाक्त, वैष्णव और वेद मत को एक साथ रखा। उन्होंने किसी के प्रति भेदभाव नहीं बरता था। बेटा सबको एक समान ही समझा था। अगले है 7वां कर्तव्यनिष्ठ एवं दृढ़ निश्चय। सम्राट हर्ष ने आजीवन अपने कर्तव्य का क्या किया बेटा? पालन किया। प्रारंभ में इच्छा ना होते हुए भी अपने भाई के कहने पर राज्य संभाला और प्रत्येक संकट उत्पन्न स्थिति में अपने कर्तव्य को निभाया। बहन राजश्री को वन में खोजकर वे अपने कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हैं तथा भाई की छल से की गई हत्या का समाचार सुनकर उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी उससे उनके दृढ़ निश्चय का पता चलता है। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं।
देखो बेटा, लेकर चरण रज आर्य की करता प्रतिज्ञा, आज मैं निर्मूल कर दूंगा धरा से अधर्म गौड़ समाज में। उनके भाई की मृत्यु हो जाती, हत्या कर दी जाती, तब ये प्रतिज्ञा लेते हैं। तो बेटा ये 7 हेडिंग जो थे उनकी विशेषताओं को दर्शा रहे थे। इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि हर्ष का चरित्र एक महान राजा, आदर्श भाई, आदर्श पुत्र और महान त्यागी का चरित्र है, जिसके लिए प्रजा का सुख सुविधा ही सर्वोपरि है और वह अपने मानवीय कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान है। तो बेटा ये था हर्षवर्धन का चरित्र चित्र। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए बच्चों, ये है संस्कृत का पैराग्राफ जो आपके पेपर में अवश्य आएगा। क्या है बेटा? संस्कृत का पैराग्राफ। देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या है और क्या नहीं आएगा, क्या वो भी जान लेते हैं। संस्कृत में बेटा आपको करने के लिए आएगी संदर्भ और हिंदी अनुवाद। क्या आएगा बेटा? संदर्भ और हिंदी अनुवाद। इसमें 5 प्रश्न नहीं आएंगे गद्य और काव्य की तरह। तो चलो जान लेते हैं बेटा। कह रहे हैं महामना विद्वाना वक्ता धार्मिक नेता पटु पत्रकारश्च आसीत परमश्य सर्वोगुणा जनसेवय आसीत। तो इन सब की पहले तो हमें बेटा हिंदी बनाना है और इसका संदर्भ भी लिखना है। इसके 2 ही चीज लिखना है, संदर्भ और हिंदी। ठीक है बच्चों, तो जरा देख लेते हैं। पहले हिंदी समझ लेते हैं, संदर्भ भी समझ जाएंगे बेटा। और संदर्भ के लिए मैं आपको बता दूं, बड़ा सिंपल सी बात है। एक पाठ है बेटा महामना मालवीय। कौन सा है? महामना मालवीय। तो यही बेटा संदर्भ हो जाएगा। देखो यहाँ पर हेडिंग पड़ा है ना, संदर्भ। पेपर में आएगा संदर्भ हिंदी अनुवाद लिखिए। तो संदर्भ क्या हो जाएगा? महामना मालवीय पाठ से लिए गए। तो हम कहेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग के प्रस्तुत गद्यांश बोलेंगे, गद का ही प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग के महामना मालवीय पाठ से लिया गया है। लेखक होते नहीं है, ठीक है, लेखक होते नहीं है। तो महामना मालवीय पाठ से लिया गया, यही आंसर होगा। अब इसका अनुवाद देख लेते हैं बेटा। क्या देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों? अनुवाद। तो सबसे पहले क्या हेडिंग पड़ेगा? अनुवाद, संदर्भ लिखने के बाद। तो अब अनुवाद जान लेते हैं, ठीक है, क्या है जानते हैं। महामना विद्वान वक्ता। महामना जो थे वो विद्वान वक्ता यानी कि भाषणकर्ता, जो भाषण देते हैं। महामना एक विद्वान वक्ता है। धार्मिको नेता, धार्मिको नेता का मतलब धार्मिक नेता। पटु पत्रकारश्चारित, पटु मतलब एवं, पत्रकारिचारित का मतलब होता है पत्रकार थे। महामना मालवीय जो महामना जो थे वो विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता एवं एक पत्रकार थे। परमश्य सर्वोगुणा, परमश्य मतलब किंतु इनका सर्वोच्च जो गुण था वो जन सेवैव आसीत, जनों की सेवा करना था। यत्र कुत्रापि, यत्र मतलब जहाँ, कुत्रापि मतलब कहीं भी, जहाँ कहीं भी, अयम मतलब ये, जहाँ कहीं भी ये, जनान मतलब लोगों, जहाँ कहीं भी ये लोगों को, दुखितान, दुखितान का मतलब दुखी या दुखित देखते थे। पीड़ाय मानस पश्यत, जहाँ कहीं भी जे लोगों को दुखी, दुखित या पीड़ित या दुखी देखते थे। तत्रैव, वहाँ, शा मतलब वे, शीघ्रमेव उपस्थिता, वहाँ पर वे उपस्थित होकर, वहाँ पर वे उपस्थित होकर सर्वविधम सहायच अकरोत, सर्वविधम सहायच अकरोत, सभी प्रकार की सहायता करते थे। किसी को दुखी देखते थे तो वहाँ पर उपलब्ध होकर, पहुँचकर सभी की क्या करते थे? सहायता करते थे। अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासीत। प्राणी सेवा का मतलब प्राणियों की सेवा क्या था? अश्य मतलब इनका स्वभाव एवासीत स्वभाव था। प्राणियों की सेवा करना ही इनका स्वभाव ही था। अच्छा बेटा, हो सकता है पेपर में आपको यहीं तक मिले, ठीक है, लेकिन 2 लाने और है, मैं पढ़ा दे रहा हूँ। अगर पेपर में यहाँ तक ही आए तो आपको यहीं तक करना है, फिर व्याख्या अर्थात हिंदी अनुवाद। अगले देख लेते हैं। अस्माकम मतलब आज हमारे, मध्य अनुपस्थितो अपि, आज हमारे बीच, अनुपस्थितो अपि अमूर्त रूप से क्या है? ये हैं कौन? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय स्वयं ससो अमूर्त रूपेण
प्रकाश वितरम अंधे तमसी निम्नांग जनान सन्मार्ग दर्शन स्थाने स्थाने जने जने उपस्थिता। मतलब आज हमारे बीच विद्वान ना होने पर भी मदन मोहन मालवीय अमूर्त रूप से अपने यश और प्रकाश फैलाते हुए घोर अंधकार किसे बेटा घोर अंधकार को क्या करते हैं घोर अंधकार को क्या करते हैं घोर अंधकार में जो डूबे होते हैं कौन जने जने लोग निगमग्न मतलब डूबे होते हैं तमसी मतलब अंधकार में डूबे जो लोग होते हैं उन्हें क्या काम करते हैं स्थान स्थान पर जाकर प्रत्येक मनुष्य को अंदर से उपस्थित जो करते हैं उन्हें बाहर निकालते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि जो अमूर्त रूप से अपने यश का प्रकाश फैलाते हुए घोर अंधकार में डूबे मनुष्यों को सन्मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर देखो बेटा यहाँ पर है नहीं स्थान स्थान पर प्रत्येक मनुष्य के अंदर उपस्थित ही है। इसका मतलब ये है कि मदन मोहन मालवीय जो है अगर कोई भी व्यक्ति बेटा एक दूसरे की मदद करता है दुख में उसका साथ देता है तो समझ जाना कि उसके अंदर मदन मोहन मालवीय अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित है। ठीक है बच्चों, चलिए अमूर्त रूप से। चलिए नीचे मैंने इसकी हिंदी है भी दी हुई तो इसे भी अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं। अनुवाद में कह रहे हैं मदन मोहन वक्ता धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे किंतु इनका सर्वोच्च गुण जनसेवा ही था। जहाँ कहीं भी ये लोगों को दुखित और पीड़ित देखते थे वहाँ शीघ्र उपस्थित होकर सब प्रकार की सहायता करते थे। प्राणियों की सेवा करना ही इनका क्या था स्वभाव था। आज हमारे बीच विद्वान ना होने पर भी महामना मालवीय अमूर्त रूप से अपने यश का प्रकाश फैलाते हुए घोर अंधकार में डूबे मनुष्यों को सन्मार्ग दिखाते स्थान स्थान पर प्रत्येक मनुष्य के अंदर उपस्थित ही हैं। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों आपका इस संस्कृत के गद्यांश का हिंदी अनुवाद। चलिए बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब जैसे हिंदी में बेटा गद्य और काव्य में आता है उसी प्रकार संस्कृत में भी गद्य और काव्य यानी गद्य और पदांश होते हैं। तो यह है बेटा पद का भाग। इसमें भी संदर्भ पूछा जाएगा और बेटा क्या पूछा जाएगा अनुवाद संदर्भ और अनुवाद। तो चलिए जान लेते हैं इसका भी संदर्भ और अनुवाद क्या है बेटा। एक श्लोक दे रखा है परोक्ष कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वज्रेतादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। ये बेटा 2014 17 19 में 23 में आया प्रश्न है। तो इसे संदर्भ जान लेते हैं। पहली बात तो ये बेटा लिया गया है आपका सुभाष रत्नानी से। कहाँ से बेटा सुभाष रत्नानी से। तो इस अब लेखक होते नहीं है तो संदर्भ क्या होगा यह श्लोक या पदांश कुछ भी लिख लो। यह श्लोक या पदांश कुछ भी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग में संकलित सुभाष रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। सिंपल क्या लिखेंगे यह पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग में संकलित सुभाष रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। तो ये बेटा आपका हो जाएगा संदर्भ पूर्ववत नहीं संदर्भ हो जाएगा। फिर हेडिंग पड़ेगा अनुवाद। अब जानते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए कह रहे हैं जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो पर सामने मीठा बोलने वाला हो। पीठ पीछे तो काम बिगाड़ दे पर सामने मीठा बोलने वाला हो ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार विष से भरे घड़े को जिसके ऊपरी भाग में दूध हो उसे छोड़ दिया जाता है। जैसे बेटा आप समझें कि कोई घड़ा है तो कोई घड़ा है तो उसमें नीचे दूध भरा है सॉरी नीचे जहर भरा है विष और ऊपर बेटा दूध रख दिया। तो ऐसा नहीं कि हम उसे पी जाएंगे क्योंकि दूध पीने के बाद जहर भी आपके मुंह में चला जाएगा विष भी आपके मुंह में चला जाएगा और आपकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। समझे। तो इसका मतलब है कि जिस प्रकार घड़े में दूध भरा है ऊपर विष भरा है तो उसे हम नहीं लेते उसी प्रकार हम ऐसे मनुष्य से दोस्ती नहीं करते जो हमारे पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो। मुंह पर तो मीठे बोले पर पीठ पीछे क्या करे काम बिगाड़े तो उससे हम कभी भी दोस्ती नहीं करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले। देखो अब दे रखा है एक मुहावरा बेटा बहुत अच्छे से मुहावरे हैं दो समझने की कोशिश करेंगे। क्या है दाल में कुछ काला होना
बेटा पेपर में आएगा अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करो। तो है दाल में कुछ काला होना, तो इसका अर्थ क्या है मेरे प्यारे बच्चों? गड़बड़ होना। क्या है अर्थ? अर्थ ब्रैकेट में है, ठीक है। दाल में कुछ काला होना यानी गड़बड़ होना। तो वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? करेंगे तुम रात भर सड़कों पर इधर से उधर घूमते रहो, जरूर कुछ दाल में काला है। तुम रात में सड़कों पर इधर उधर घूमते रहे हो, तो इसका मतलब जरूर दाल में कुछ काला है। याद रखें बेटा, ये जो मुहावरा होता है यही वाक्य प्रयोग में आना चाहिए, ठीक है। अगला है बेटा, दूध का दूध पानी का पानी करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेटा ठीक न्याय करना। तो वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। न्यायाधीश ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। न्यायाधीश मतलब जज। जज ने क्या कर दिया? दूध का दूध और पानी का पानी। चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न समझो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब देखते हैं हम एक अच्छा सा पैराग्राफ। माय डियर स्टूडेंट्स, ये वही पैराग्राफ है जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा, 5 नंबर का, ठीक है बच्चों। तो एक थोड़ा बड़ा है तो ध्यान से समझेंगे। निस्संदेह सहजता से हर एक दिन भिन्न भिन्न भूमिकाएं जीते हुए महिलाएं किसी भी समाज का स्तंभ हैं, लेकिन आज भी दुनिया के हिस्सों में समाज उनकी भूमिका को नज़रअंदाज करता है ना। समाज करता है ये ज़्यादा से ज़्यादा बेटा। इसके चलते महिलाओं को क्या है बेटा? बड़े पैमाने पर असमानता, उत्पीड़न, वित्तीय निर्भरता, अन्य सामाजिक बुराइयों का खामियाना सहन करना पड़ता है। भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के बहुत से कारण सामने आते हैं। प्राचीन काल की अपेक्षा मध्यकाल में भारतीय महिलाओं के सम्मान में काफ़ी कमी आई। चलिए अगले देखते हैं, ये महिलाओं पर संबंधित है बेटा। काफ़ी कमी आई। जितना सम्मान उन्हें प्राचीन काल में दिया जाता था, मध्यकाल में वह सम्मान घटने लगा। आधुनिक काल में कई भारतीय महिलाएं कई सारे महत्वपूर्ण राजनैतिक तथा प्रशासनिक पदों पर पदस्थ हैं। फिर भी सामान्य ग्रामीण महिलाएं आज भी अपने घरों में रहने वाले के लिए बाध्य हैं और उन्हें सामान्य स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। चलिए बेटा पहले पढ़ लेते हैं फिर इसके प्रश्न देख लेंगे। उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण महिलाएं सदस्यों से घर तथा खेतों में पुरुषों के बराबर में काम करती आई हैं, लेकिन वहां उन्हें सामंती सोच के कारण दूसरे दर्जे का नागरिक ही माना जाता है। अब ग्रामीण समाज की सोच बदलने का वक्त आ गया है। सामाजिक असमानता, पारिवारिक हिंसा, अत्याचार और आर्थिक अनिर्भरता, इन सभी से महिलाओं को छुटकारा पाना है, तो ज़रूरत है महिलाओं का सशक्तिकरण। क्या ज़रूरी है बच्चों? महिलाओं का सशक्तिकरण। चलिए अगले देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पैराग्राफ बड़ा आएगा और 2 आएंगे, 2 में से 1 करना है और उसके नीचे भी प्रश्न होंगे। महिला सशक्तिकरण से महिलाएं आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनती हैं, जिससे वे अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती हैं और परिवार और समाज में अपना स्थान बनाती हैं। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना महिला सशक्तिकरण है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक क्षेत्रों में बराबर भागीदार बनाया जाए। भारतीय महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत हद तक भौगोलिक, ये तो आ रहा है ना बेटा सब समझ में? ठीक, बहुत हद तक भौगोलिक, शैक्षिक योग्यता और सामाजिक एकता के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, महिला सशक्तिकरण से महिलाएं केवल आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं हुई हैं, बल्कि परिवार और समाज की सोच में भी सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगे हैं। वर्तमान समय में लोग बेटियों को बोझ समझकर दुनिया में आने से पहले ही मारे नहीं, इसलिए विकास की मुख्य धारा में महिलाओं को लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। पहले बेटा जब देखते थे कि हाँ गर्भ में लड़की है तो उसको मार दिया जाता था गर्भ में ही, और लड़कियों को बहुत कमज़ोर समझा जाता है और माना जाता है कि महिलाएं ऐसा काम नहीं कर सकती, पुरुष कर सकते हैं। तो इसीलिए बेटा उन्हें उजागर रूप से महिला सशक्तिकरण बनाना है, जिससे भेदभाव ये खत्म हो सके।
तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये तो था आपका पैराग्राफ। अब इससे देखते हैं प्रश्न क्या आएंगे। तो जैसे पहला प्रश्न, गद्यांश के आधार पर बताएं कि महिला सशक्तिकरण आवश्यकता क्यों महसूस की गई। महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों महसूस की गई, बताओ। तो बेटा ऑप्शन देख लेते हैं, इसी पैराग्राफ में मिलेंगे, आपको ध्यान रखना। पहला है बेटा, समाज में महिलाओं की स्थिति निर्बल थी। दूसरा है वे आत्मनिर्भर थीं। तीसरा है वे अपने निर्णय में सक्षम थीं। चौथा है वे शिक्षित थीं। तो बताओ, महिला समाज में महिलाओं की स्थिति, वो मतलब क्या है बेटा, बताइए कि महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी बेटा, निर्बल थी, इसीलिए इसकी जरूरत है। चलिए अगले देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा, ग्रामीण सोच में परिवर्तन लाने का क्या किया जा सकता है। ग्रामीण सोच में परिवर्तन लाने के लिए क्या किया जा सकता है। पहला है बेटा, गांवों में सुविधाएं उपलब्ध कराना। दूसरा है सड़कें बनवाना। तीसरा है अंधविश्वास और रूढ़ियों का विरोध। और चौथा है शिक्षा का प्रचार प्रसार। तो आप सब जानते हैं इसका उत्तर क्या बन जाएगा, शिक्षा का प्रचार प्रसार, ऑप्शन संख्या 4। अगला प्रश्न, अब लोग बेटियों को बोझ नहीं समझते, यह समाज में किस सोच का परिणाम है। ऑप्शन पहला है बेटा पुरातन। दूसरा है सकारात्मक। तीसरा है नकारात्मक। चौथा है बेटा संकीर्ण। तो ये है बेटा सकारात्मक, यानी कि पॉजिटिव। अगर कोई बोझ नहीं समझेंगे तो एक अच्छी बात है। ठीक है बेटा। चलिए अब देखते हैं चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, महिला सशक्तिकरण से परिवार की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव दिखाई दिया। महिला सशक्तिकरण से परिवार की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव दिखाई दिया। पहला ऑप्शन है बेटा, वित्तीय निर्भरता समाप्त हो गई। दूसरा है आर्थिक निर्भरता में दुर्बलता। तीसरा है आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता। और चौथा है बेटा वित्तीय ऋण से मुक्ति। तो बताओ इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा, आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता। चलिए बच्चों देखते हैं पांचवा प्रश्न, 5 ही आएंगे आपके। प्रश्न है, क्या महिलाओं के सशक्तिकरण का पक्ष मात्र आर्थिक रूप से सशक्त होना ही है। क्या महिलाओं के सशक्तिकरण का पक्ष मात्र आर्थिक रूप से सशक्त होना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो कह रहे हैं हाँ, इससे वे आत्मनिर्भर हो जाती हैं। दूसरा है बेटा नहीं, इससे उन्हें दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। तीसरा है हाँ, इससे वे शक्तिशाली बनती हैं। और चौथा है बेटा नहीं, इनका भय मुक्त प्रतिबंधों से मुक्त होना भी आवश्यक है। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, पांचवें का सही उत्तर क्या होगा। तो बेटा चौथा जवाब बिल्कुल सही है, नहीं, उनका मुक्त भय मुक्त प्रतिबंधों से मुक्त होना भी आवश्यक है। डर से भी बाहर आना चाहिए, भय से भी मुक्त होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके सिलेबस में है, 2 शब्द दिए होंगे, उनके अर्थ बताना है आपको। ठीक है, तो पहला शब्द प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न है बेटा, अंबुज और अम्बुद। क्या है अंबुज और अम्बुद। ये 2014, 16, 19, 23 में प्रश्न है। तो अंबुज और अम्बुद का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर का है कमल और बादल। खा है बेटा जल और कमल। गा है बादल और समुद्र। और घा है समुद्र और कमल। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, कमल और बादल। ध्यान रखें, पहले अंबुज है तो पहले अंबुज का अर्थ हो, बाद में अम्बुद है तो बाद में अम्बुद का हो। तो इसका क्या हो जाएगा, कमल और बादल। अगला प्रश्न है बेटा, मेघ और मेध का क्या अर्थ है। ऑप्शन का है बादल और कील, बादल और यज्ञ, काला और बुद्धि, बादल और चर्बी। तो इसका सही जवाब है बेटा बादल और यज्ञ। मेघ माने बादल और मेध माने यज्ञ। चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले। देखो ये भी अच्छा प्रश्न है और पेपर में आए हुए हैं ये सभी। अगला है बेटा, बसन और व्यसन का क्या अर्थ है। 2016-19 में आया प्रश्न है। का वाला है बेटा विवश और व्याकुल। खा है बेटा वस्त्र और आदत। गा है मेरे प्यारे बच्चों कवच और भोजन। और गा है विस्तार और अवधि। तो इसका खा वाला बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, वस्त्र और आदत। बसन और व्यसन का क्या अर्थ है, वस्त्र और आदत। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, 15, 17, 22 और 23 2000 में आया है। अंश और अंशु का अर्थ क्या है। ऑप्शन का है बेटा भाग और सूर्य। खा है बेटा सूर्य और भाग। गा है बेटा भाग और किरण। घा है भाग और वरुण। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर
गा हो जाएगा बेटा अंश का अर्थ होता है भाग, अंशु का अर्थ होता है किरण। ठीक है, चलिए। कई जगह मेरे प्यारे बच्चों अंश का अर्थ भाग दे रखा है और अंशु का अर्थ दे रखा है सूर्य। अंशु का अर्थ क्या दे रखा है? सूर्य, कई जगह। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न आपके पेपर में आता है बेटा कि निम्नलिखित शब्द दिए होते हैं और उनके दो शब्द लिखिए। कितने? दो। तो चलिए मैं बताता हूं बेटा। जैसे कोई शब्द है अनुरूप, तो अनुरूप के दो शब्द बताओ। तो अनुरूप के हो जाएंगे बेटा सदृश, योग्य, उपयुक्त। ठीक है। फिर दूसरा है बेटा अंबर। अंबर के दो बताओ। तो अंबर का हो जाएगा आकाश और वस्त्र। सबके दो दो याद कर लेना। ठीक है बच्चों। अंबर के क्या हो जाएंगे? आकाश और वस्त्र। फिर है बेटा अंक। अंक का हो जाएगा संख्या, गोद, भाग्य, चिन्ह, नाटक का एक भाग, ये सब अंक है। फिर है बेटा अंश। अंश किसे कहते हैं? भाग, खंड, अवयव, कंधा, काला, भाज्य, अंक या कोण। तो इन सभी के इतने इतने मैंने लिखे, आपको केवल दो दो याद करना है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले बढ़ते हैं। थोड़े और हैं बेटा इंपॉर्टेंट, इन्हें भी देख लेते हैं। गणेश। गणेश को का अर्थ क्या होगा बेटा? पर्वतराज, नगेंद्र, हिमालय, ये सब गणेश के हैं। फिर बेटा नाग। नाग का क्या हो जाएगा? सर्प, हाथी, नागेश्वर, मनुष्यों की एक जाति का नाम। ठीक है बेटा, ये हैं सभी। फिर है नाक। नाक का ये हो जाएगा बेटा नासिका, यानी चेहरे का जो एक अंग होता है ना, नाक। स्वर्ण, सम्मान। फिर अगला है बेटा निशाक्षर, तो इसका हो जाएगा उल्लू, राक्षस। ये सब इनके दो दो अर्थ आप याद कर लेंगे और ये पेपर में अवश्य आते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगले बढ़ते हैं। अब आता है बेटा पेपर में वाक्यांश के लिए एक शब्द। किसके लिए बेटा? वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसे पहला है बेटा रास्ता दिखाने वाला। क्या कहते हैं उसे? पथ प्रदर्शक। जो हमें रास्ता दिखाता है, रास्ते दिखाने वाला होता है, उसे क्या कहेंगे? पथ प्रदर्शक। दूसरा है बेटा जो आंखों के सामने हो, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। और जो आंखों के सामने ना हो उसे क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष। अगला है बेटा जो केवल फल खाकर रहता है, फलाहारी। जो केवल फल खाकर रहता है, फलाहारी। जहां से अनेक मार्ग चारों ओर जाते हैं, तो इसे कहेंगे बहुमार्गी। जहां से अनेक मार्ग जो होते हैं वो चारों ओर जाते हैं, क्या कहेंगे? बहुमार्गी। चलो बच्चों ये चारों तो याद कर ही लेना। अगले देखते हैं, और इंपॉर्टेंट है बेटा कुछ। कह रहे किसी वस्तु को देखने अथवा सुनने की इच्छा प्रकट करना, तो इसे क्या कहेंगे? क्या कहते हैं इसे को? जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाला, देखो बेटा कितने बार आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जानने की इच्छा रखने वाला, तो बेटा इसे कहते हैं जिज्ञासु। ऊपर जिज्ञासा है और नीचे जिज्ञासु है। ठीक है। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, इसे कहते हैं बेटा जितेंद्रिय। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वाक्यांश के लिए एक शब्द तो पढ़े हैं ना। तो जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो तो जितेंद्रिय। ऐसा पहाड़ जिससे आग धुआं आदि निकले, आग भी निकले धुआं भी, किससे? पहाड़ से, तो उसे कहते हैं बेटा ज्वालामुखी। क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। चलिए अगले बढ़ते हैं बच्चों। अब हम देखेंगे आपके सिलेबस में आने वाले कुछ शुद्ध और अशुद्ध शब्द। ये बेटा शुद्ध हैं और ये अशुद्ध हैं, और ये कहीं से भी आ सकते हैं, बस आपको अशुद्ध से शुद्ध बनाना आना चाहिए कुछ बेसिक पॉइंटों के जरिए। जैसे बेटा पहला है मेरे लिए गणित कठोर विषय है। मेरे लिए गणित कठोर विषय है, तो बेटा ये कोई पदार्थ थोड़ी नहीं जो कठोर है। इसे क्या लिखेंगे? शुद्ध क्या होगा इसका? मेरे लिए गणित कठिन विषय है। कठिन ही तो बोलेंगे, तो ये हो गया शुद्ध। अगला है बेटा महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री हैं थी। महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री थी, तो इसका सही क्या होगा? महादेवी वर्मा विदुषी कवित्री थी। कैसी? विदुषी। विद्वान जेंट्स की लगाते हैं, विदुषी लेडीज के लिए। और याद रखना जो कवित्री वाला बहुत गलती आएगी, गलत लिखा होगा यहाँ। तो फिलहाल ठीक है, लेकिन गलत बहुत जगह होगा कवित्री, उसे सही करके ऐसे लिखना होगा। अगला है आज सभा में अनेकों नेताओं ने भाषण हुए। आज सभा में अनेकों नेताओं के भाषण हुए, तो क्या बनेगा? आज सभा में अनेक नेताओं के भाषण हुए। अनेकों, अनेकों कोई वर्ड नहीं होता बेटा, क्या होता है? अनेकों वर्ड नहीं होता बेटा, क्या होता है? अनेक वर्ड होता है, अनेक। तो हम सही करके क्या लिखें? आज सभा में अनेक नेताओं के भाषण हुए। अगला है बेटा मैं लड़के को पढ़ाया हूं। गलत है ना?
मैं लड़के को पढ़ाता। तो अशुद्ध का शुद्ध तो कर लोगे। इन बातों से तेरे को क्या लेना देना। तो इसका शुद्ध है बेटा, इन बातों से आपको क्या लेना देना। तो ये सभी शुद्ध हैं, किसके, अशुद्ध के। चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं रस। क्या है बेटा, रस, हास्य रस। दो रस आएंगे, बीच में बेटा अथवा लगा होगा, दो में से एक को करना है। रस में ये बहुत सारी सनों में रस आया हुआ है। अर्थ जान लेते हैं बेटा, और यहीं पर आप हेडिंग डालेंगे परिभाषा। ये अर्थ की जगह हेडिंग क्या डालेंगे, परिभाषा। क्या बेटा, परिभाषा। ठीक है, चलिए जान लेते हैं बेटा परिभाषा क्या है इसकी। अपने अथवा पराये के परिधान या वेशभूषा, वचन अथवा क्रियाकलाप आदि से उत्पन्न हुआ हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग से हास्य रस का रूप धारण कर लेता है। और जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, क्या बेटा, हास नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब हास्य रस बनता है। तो बेटा इसका उदाहरण जान लेते हैं। देखो, नाना वाहन नाना वेशा, बिहस शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहु पद वाहू। ये श्री रामचरितमानस से लिया गया है, और ये बेटा हास रस का उदाहरण है। पेपर में आएगा हास रस का उदाहरण और परिभाषा लिखिए। तो परिभाषा आपने ऊपर लिखी दी है और नीचे ये उदाहरण है। ठीक है बच्चों, स्पष्टीकरण आए तो वो भी लिख देना, यहाँ मैंने आपको लिख के बताया है। स्पष्टीकरण में क्या कह रहे हैं, शिव विवाह के समय की ये पंक्तियां हास्य में उगती हैं। इस उदाहरण में स्थायी भाव हास का आलंबन शिव समाज है, आश्रय शिव स्वयं। ठीक है, स्वयं है। और आप चाहें तो उसका स्थायी क्या कहते हैं बेटा, वो ना भी लिखेंगे तो कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, स्पष्टीकरण। अगले देखते हैं। अगला हेडिंग है बेटा श्लेष अलंकार। दो अलंकार आएंगे जिसमें से अथवा बीच में लिखा होगा, मैं आपको श्लेष अलंकार बता देता हूँ। ठीक है, तो ये इतने वर्ष में आया हुआ बेटा प्रश्न है। जानते हैं, जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है किंतु उसके दो अर्थ, दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं, तब वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है किंतु उसके दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं, तब वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण जान लेते हैं बेटा। उदाहरण क्या है, चिर जीवो जोरी जुरै, क्यों ना सने गंभीर, को घटी ये वृषभानुजा, वे हलधर के वीर। तो ये है बेटा आपका श्लेष अलंकार। स्पष्टीकरण देख लेते हैं इसका। कह रहे स्पष्टीकरण में बेटा क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान से समझे। इस उदाहरण में वृषभानुजा और हलधर शब्द एक ही बार आए हैं किंतु उनके अर्थ अनेक हैं। वृषभानुजा किसे कहते हैं, राजा वृषभानु को, पुत्री राधा तथा वृषभ को, जिसे बैल कहते हैं, बैल की बहन गाय को। ठीक है, और हलधर किसे कहते हैं, बलराम को तथा बैल को। यहाँ वृषभानुजा तथा हलधर शब्द में कैसा अलंकार है बेटा, श्लेष अलंकार है। कैसा है मेरे प्यारे बच्चों, श्लेष अलंकार है। चलिए बढ़ते हैं अगले। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला है सोरठा। क्या है बच्चों, सोरठा। तो जरा ध्यान से देखें। सोरठा, अब ये छंद है, छंद भी आपके दो आएंगे, बीच में अथवा लगा होगा तो आपको करना केवल एक ही है। कह रहे हैं सोरठा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ये दोहे का क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है बेटा, दोहे का उल्टा होता है। तो कैसा छंद है ये, अर्ध सम्मात्रिक। कितने चरण, 4। पहले और तीसरे में 13-13 है, दूसरे चौथे में, पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे चौथे में 13-13। देखते हैं बेटा, और ये ध्यान रखना, दोहे का उल्टा होता है। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। राम स्वरूप तुम्हार, बयन अगोचर बुद्धि पर, अविगत कथत अपार, नेत नेत नित निगम कहे। तो बेटा सोठा का उदाहरण था, हमने ऊपर मात्रा लगाकर भी दिखाई है। आप जानते हैं जहाँ पर ये एस की तरह बना होता है छोटा, इससे 2 गिनते हैं बाकी को 1। तो आप देखें यहाँ से यहाँ तक पहला वाला भाग था, और इस पहले वाले भाग में 11 हैं और दूसरे वाले भाग में 13 हैं।
यानी टोटल कितनी होगी बेटा 24। ठीक है, सेम इसी प्रकार इस वाले में भी बेटा 11 हैं और इस वाले में भी 13 हैं, जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएंगी 24। ये वाला बेटा पहला होता है, ये दूसरा चरण होता है, ये तीसरा होता है, मैंने लगाना भी मात्रा सिखाई है बेटा पिछली वीडियो में, और ये चौथा होता है। तो पहले में और तीसरे में इन दोनों में कितनी है बेटा, देखो 11 है, और दूसरे में और तीसरे चौथे में कितनी है 13 है। तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि ये सोरठा है। चलिए बच्चों अगले बढ़ते हैं, अगले देखें। देखिए बेटा, अब हमारा जो अगला प्रश्न आएगा वह आएगा बेटा एक पत्र लिखने के लिए। अब वो पत्र लिखने के लिए या तो आपकी गंदगी आपके मोहल्ले में है उस गंदगी पर आएगा, या बेटा बैंक से ऋण लेने के लिए। तो मैंने यहाँ पर जो अभी प्रश्न लिया है वो है बेटा मोहल्ले में फैली गंदगी के लिए। ठीक है, कह रहे हैं अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की सफाई कराने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र लिखिए, या बरसात में बढ़ रहे संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए अपने नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक पत्र लिखिए, या किसी दैनिक पत्र के संपादक में नाम एक पत्र लिखिए जिसमें शहर में फैली संक्रामक बीमारी के प्रति स्वास्थ्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया गया हो। बेटा पेपर में या तो बैंक से ऋण लेने को आएगा या गंदगी के लिए पक्का। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब इसमें कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि टॉपिक क्या है, लिखना किसको, लिखने का तरीका क्या है। तो ये समझ लीजिए आप, तुम्हारा ये पेज है बेटा, किसका, कॉपी का पेज है ये, कॉपी का पेज है ये। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखें थोड़ा सही से बना लेता हूं जिससे आसानी से दिख जाए। ये आपका कॉपी का पेज है, सही है। तो सबसे पहले इस कॉर्नर पे क्या लिखना है बेटा, सेवा में, फिर स्वास्थ्य अधिकारी। अब स्वास्थ्य अधिकारी को बता रहे हैं तो स्वास्थ्य अधिकारी। ठीक है, बरेली नगर निगम बरेली, बरेली नगर निगम बरेली एड्रेस डालेंगे जहां पर भी आपका लगता है। फिर विषय बीच में लिखेंगे, विषय क्या है जिस पर आप लिख रहे हैं। तो विषय क्या है, मच्छरों का बढ़ता हुआ प्रकोप, काली पेन से। फिर नीचे नई लाइन से लिखेंगे महोदय, क्या लिखेंगे, महोदय। अब लिखना अपना शुरू करेंगे। मैं आपका ध्यान बढ़ते हुए मच्छरों के प्रकोप की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं सुभाष नगर क्षेत्र का निवासी हूं। पूरे सुभाष नगर क्षेत्र में आजकल मच्छरों का भयंकर आतंक हुआ है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। भयंकर आतंक छाया हुआ है। अब जो भी अपनी बात है पूरी छाप देना। छाया हुआ है, दिन हो या रात मच्छरों के झुंड सदा मंडराते नजर आते हैं। रात को तो वे सोना दूभर कर देते हैं, दुश्वार कर देते हैं। जब सुबह उठते तो बच्चों के मुंह लाल लाल दानों से भरे होते हैं। मच्छरों के कारण घर घर में मलेरिया फैला हुआ है। प्रायः सभी घरों में कोई ना कोई मलेरिया का रोगी मिल जाएगा। इन मच्छरों के कारण स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। हमारे क्षेत्रों में मच्छरों की अधिकता का बड़ा कारण है क्या, पानी के जमे हुए तालाब और गली मोहल्ले में फैली चौड़ी चौड़ी खुली नालियां। उन कच्ची नालियों को व्यवस्थित करने की कोई व्यवस्था नहीं है। मोहल्ले के जमादार सफाई की ओर ध्यान नहीं देते। जब गांव में नलियों में पानी भरा है बेटा तभी तो मच्छर होंगे, नहीं देते। अगले देखते हैं। इसलिए नालियों में सदा मल जमा रहता है तथा लोग अपने घरों के गंदे जल को बाहर यूं ही बिखेर देते हैं, जिससे मार्गों के गड्ढों में जो है भर जाते हैं जल से। कई बार निवेदन किया है कि हमारे क्षेत्र के तालाब को भरवा दिया जाए जिससे मच्छरों का मुख्य अड्डा समाप्त हो जाए। क्या किया है निवेदन, कि हमारे क्षेत्र के तालाब को भरवा दिया जाए जिससे मच्छरों का मुख्य अड्डा समाप्त हो जाए, किंतु इस पर या इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया गया। चलिए अगले देखते हैं। ये पूरी समस्या अपनी बता रहा है, आपको ही बताना है। आपको विवादित आपको विदित ही होगा, मतलब याद होगा, पिछले 1 महीने से नगर के समस्त सफाई कर्मी हड़ताल पर चल रहे हैं, जिसके कारण गलियों सड़कों मोहल्लों के मार्गों पर चतुर्दिक्स, मतलब चारों तरफ से कूड़े करकट का अंबार लगा हुआ, ढेर लगा हुआ है। आपकी ओर से अविलंब कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे क्षेत्रवासियों द्वारा झेली जा रही
नागरिकता मतलब समस्या कह सकते हो, समस्या में कुछ राहत प्राप्त हो सके, इसे बेटा अपनी भाषा में लिखना तुम, ठीक है। इस बार अत्यधिक वर्षा होने के कारण जगह जगह पर जल का जमाव हो गया। सभी जगह कीचड़, मल और बदबूदार जल भरा हुआ है। अतः मैं पुनः सुभाष नगर के निवासियों की ओर से आपसे अनुरोध करता हूं कि मच्छरों को समाप्त करने के लिए सार्वजनिक रूप से क्षेत्र में मच्छरनाशक दवाइयाँ भाई क्षेत्र में मच्छरनाशक दवाइयाँ अगले देखते हैं, मच्छरनाशक दवाइयाँ छिड़कवाने की व्यवस्था की जाए। मलेरिया से बचने के लिए कुनीन बांटने तथा पूरे क्षेत्र की सफाई के व्यापक प्रबंध किए जाएं। ठीक है, तो ये था बेटा पत्र। अब अगले क्या लिखेंगे इसी साइड में, आशा है आप शीघ्र कार्रवाई करेंगे। आशा है आप शीघ्र कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। दिनांक डाल दो अपनी, तारीख जो भी है, और भव दिए का खागा नाम नहीं डालना है, और अपना एड्रेस डाल दो, मंत्री मोहल्ला समिति सुभाष नगर। तो बेटा ये एक इस प्रकार से पत्र लिखना है जिससे अच्छे नंबर आपको हिंदी में प्राप्त हो सके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की तरह। नेक्स्ट प्रश्न जो सबसे ज़्यादा लॉन्ग होगा और 9 नंबर का या 10 नंबर करीब बेटा आने वाला है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं निबंध, सबसे ज़्यादा बड़ा होगा और 9 नंबर का बेटा आता है ये, तो बड़ा तो होगा ही। यह मैंने टॉपिक लिया है बेटा भारत में बेरोजगारी की समस्या या शिक्षित युवा वर्ग और बेरोजगार की समस्या। ऐसा भी आ सकता है बेटा देश में बेरोजगारी की समस्या बताओ, तो देश भारत सब कुछ एक ही है। ठीक है, प्रमुख बिंदु विचार, ये कॉलम बना के आप पहले वो लिखेंगे, ये कॉलम अवश्य बनाना प्रमुख बिंदु विचार से। इससे ये पता चल जाएगा बेटा कि कौन कौन से हेडिंग आपको डालना है। जैसे पहला हेडिंग प्रस्तावना आप डालेंगे, फिर दूसरा प्राचीन भारत की स्थिति, तीसरा वर्तमान स्थिति, बेरोजगार से अभिप्राय, भारत में बेरोजगारी का स्वरूप, फिर बेरोजगारी के कारण, फिर समस्या का समाधान, और लास्ट में होगा उपसंहार। पहला प्रस्तावना और लास्ट में कंक्लूजन, दो ही होते हैं उपसंहार। बीच में आप कोई भी हेडिंग बना सकते हैं। तो बेटा देख लेते हैं थोड़ा जल्दी कि क्या है ये, एक एक हेडिंग डालकर और पढ़कर इसमें क्या दे रखा है। बेरोजगारी देखो, हेडिंग है बेटा प्रस्तावना, मनुष्य की सारी गरिमा, जीवन का उत्साह, आत्मविश्वास व आत्मसम्मान उसकी आजीविका पर निर्भर करता है। बेकार या बेरोजगार व्यक्ति से बढ़कर दयनीय, दुर्बल तथा दुर्भाग्यशाली और कौन होगा। परिवार के लिए वह बोझ होता है तथा समाज के लिए कलंक। कौन? अरे बेरोजगार। उसके समस्त गुण अवगुण कहलाते हैं, और समस्त गुण जो है उसके अवगुण कहलाते हैं। कितना भी अच्छा बंदा हो लेकिन अगर वो बेरोजगार है तो कलंकी है समाज के हिसाब से, और उसकी सामान्य भूलें अपराध घोषित की जाती हैं। इस प्रकार वर्तमान समय में भारत के सामने सबसे विकराल और विस्फोटक समस्या बेकार की ही है या बेरोजगारी है, क्योंकि पेट की ज्वाला से पीड़ित व्यक्ति कोई भी पाप कर सकता है। पेट की ज्वाला मतलब भूख से तड़पता व्यक्ति कोई भी पाप कर सकता है। वो भुक्षिता किम ना करोति पाप्यम। हमारा देश ऐसे ही युवकों की पीड़ा से संतप्त है। चलिए अगला हेडिंग देखते हैं। ये तो प्रस्तावना था, परिचय। हेडिंग है बेटा प्राचीन भारत की स्थिति। प्राचीन भारत अनेक राजाओं में विभक्त था। प्राचीन मतलब पहले का। राजागण स्वेच्छाचारी ना थे, वे मंत्री परिषद के परामर्श से कार्य करते हुए राजा की सुख समृद्धि के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते थे। राज दरबार से हजारों लोगों की आजीविकाएं चलती थीं। अनेक उद्योग धंधे फलते फूलते थे। प्राचीन भारत में यद्यपि बड़े बड़े नगर थे, पर प्रधानता ग्रामीणों की ही थी। ग्रामों में कृषि योग्य भूमि का अभाव ना था। बेटा एक बात ध्यान रखें, आपको ऐसा लगता होगा कि अरे ये तो हम खुद ही लिख देंगे, लेकिन नॉलेज कहाँ से लाओगे, कि वो ज्ञान कहाँ से लाओगे, वर्ड कहाँ से लाओगे लिखने को। इसलिए इसे पूरा एक बार पढ़ें, फिर जो ध्यान रहे वो लिख दें। सिंचाई की समुचित व्यवस्था थी। फलता भूमि सच्चे अर्थों में शस्य श्यामल यानी अनाज से भरपूर थी। इन ग्रामों में कृषि से संबद्ध अनेक हस्तशिल्पी काम करते थे, जैसे बढ़ई, खरादी, लोहार, सिलगीगर, कुम्हार, कलीगर आदि। साथ ही प्रत्येक घर में कोई ना कोई, अगले देखते हैं बच्चों, कोई ना कोई लघु उद्योग चलाता था,
जैसे सूत कातना, कपड़ा बुनना, इत्र, तेल आदि का उत्पादन, खिलौने बनाना, कागज बनाना, चित्रकारी बनाना, रंगाई का काम करना, गुड़ आदि बनाना, ये सब पिछले ज़माने में या पहले के समय में होते थे, जिससे कोई बेरोज़गार नहीं था। उस समय भारत का निर्यात व्यापार बहुत बड़ा चढ़ा था। यहाँ से अधिकतर रेशम, मलमल आदि भिन्न-भिन्न प्रकार के वस्त्र और मणि, मोती, हीरे, मसाले, मोरपंख, हाथीदाँत आदि बड़ी मात्रा में विदेशों में भेजे जाते थे। कहाँ भेजे जाते थे बेटा? विदेशों में भेजे जाते थे। अगले देखते हैं। दक्षिण भारत मर्म मसालों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध था। यहाँ कांच का भी काम बहुत उत्तम होता था। हाथी दांत और शंख की अद्भुत चूड़ियाँ बनती थीं, जिन पर बारीक कारीगरी होती थी। कुछ समझ रहे हैं बेटा? हम ये पिछले के काम बता रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि पहले तो बेरोजगारी नहीं थी। जिस भी टॉपिक पे निबंध लिखने को आए, उससे संबंधित सभी पक्षों को लिखना है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है? प्राचीन काल की असाधारण समृद्धि का मुख्य आधार कृषि ही नहीं, बल्कि यापितु अगणित लघु उद्योग धंधे भी थे। मैं मेन पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है, अपनी भाषा में। तो ऐसा नहीं कि सब पढ़ रहा हूँ, तो ये ना समझे कुछ छूट गया, ठीक है। इन उद्योग धंधों का संचालन बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों में ना होकर गण संस्था यानी व्यापार संघों द्वारा होता था। यही कारण था कि प्राचीन भारत में बेकरी का नाम भी कोई नहीं जानता था। बेकरी, है ना, सॉरी, बेकारी का नाम यानी बेरोजगारी का नाम कोई नहीं जानता था। प्राचीन भारत के इस आर्थिक प्राचीन भारत के बेटा इस आर्थिक सर्वेक्षण से 3 निष्कर्ष निकले। पहला, देश की अधिकांश जनता किसी न किसी उद्योग धंधे, हस्तशिल्प या वाणिज्य व्यवसाय में लगी थी। दूसरा, भारत में निम्नतम स्तर तक स्वायत्त शासी या लोकतांत्रिक संस्थाओं का जाल बिछा था। और तीसरा, सारे देश में एक प्रकार का आर्थिक साम्यवाद विद्यमान था, अर्थात धन कुछ ही हाथों या स्थानों में केंद्रित न होकर न्यूनाधिक मात्रा में सारे देश में फैला हुआ था। चलिए अगले देखते हैं बेटा। अब जानते हैं वर्तमान स्थिति क्या हो गई है। कह रहे हैं जब सन 1947 ईस्वी में देश लंबी पराधीनता के बाद स्वतंत्र हुआ तो आशा हुई कि प्राचीन भारतीय अर्थतंत्र की सुदृढ़ता की आधारभूत ग्राम पंचायतें एवं लघु धंधों को उज्जीवित कर देशों को पुनः समृद्धि की ओर बढ़ाने का योग्य दिशा मिलेगा। पर दुर्भाग्यवश देश का शासन तंत्र अंग्रेजों के मानस पुत्रों के हाथों में चला गया, जो अंग्रेजों से भी ज्यादा अंग्रेजियत में रंगे हुए थे। परिणाम यह हुआ कि देश में बेरोजगारी बढ़ती ही गई। इस समय भारत की जनसंख्या 139 करोड़ से भी ऊपर है, जिसमें 10% अर्थात 13.9 करोड़ से भी अधिक लोग पूर्णतः बेरोजगार हैं। समझे? तो कितना दुर्भाग्य है हमारे देश का ये। अगले देखते हैं बेटा, अगला हेडिंग क्या है। अगला हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चों, बेरोजगारी से अभिप्राय। बेरोजगार सामान्य अर्थों में उस व्यक्ति को कहते हैं जो शारीरिक रूप से कार्य करने के लिए असमर्थ ना हो तथा कार्य करने का इच्छुक होने पर भी उसे प्रचलित मजदूरी का दर या कोई कार्य ना मिलता हो। बेटा शरीर से ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी कार्य करने का इच्छा भी है उसमें, लेकिन कार्य ना मिल रहा है, उसे बेरोजगारी कहेंगे। बेकारी को या बेरोजगारी को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। अनैच्छिक बेकारी, गुप्त व आंशिक बेकारी, बेकारी मतलब बेरोजगारी, तथा संघर्षणात्मक बेकारी। अनैच्छिक बेरोजगारी से अभिप्राय यह है कि व्यक्ति प्रचलित वास्तविक मजदूरी पर कार्य करने की तैयार है, परंतु उसे रोजगार प्राप्त नहीं होता। गुप्त व आंशिक बेरोजगारी से आशय है कि व्यवसाय में आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों को कार्य करने पर लगने से है। ठीक है, अगले देखें। संघर्ष संघर्षणात्मक बेरोजगारी से अभिप्राय है कि बेरोजगारी श्रम की मांग में सामयिक परिवर्तनों के कारण होती है। अगले बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखो, और अधिक समय तक नहीं रहती। साधारणतः देखो, सामयिक आंशिक बेरोजगारी का मतलब क्या, जिसमें कुछ लोग बेरोजगार हैं और बाकी काम कर रहे हैं। और सामयिक बेरोजगारी क्या, जो हर समय बेरोजगारी नहीं रहती, कुछ समय रहती है, बाकी फिर ठीक हो जाती है। ठीक है, अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्र तीनों प्रकार की बेरोजगारी में पाई जाती है। ज़्यादा जनसंख्या होगी तो उसमें तीनों प्रकार की बेरोजगारी पाई जाएगी। चलिए बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, क्या है वो भी जानते हैं। कह रहे हैं भारत में बेरोजगारी का स्वरूप। देखें बच्चों, भारत में बेरोजगारी का स्वरूप,
जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का स्थान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में चीन के पश्चात है। यदि वहाँ पर अनैच्छिक बेरोजगारी पाई जाती है, तथापि भारत में बेरोजगारी का स्वरूप अन्य देशों की अपेक्षा भिन्न है। यहाँ पर संघर्षणात्मक बेरोजगारी भीषण रूप से फैली हुई है। यहाँ नगरों में अनैच्छिक बेरोजगारी और ग्रामों में गुप्त बेरोजगारी का स्वरूप देखने को आता है। शहरों में बेरोजगारी के दो रूप देखने को आते हैं। कौन कौन से? औद्योगिक श्रमिकों की बेकारी तथा दूसरे शिक्षित वर्ग में बेकारी। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की लगभग 75% जनसंख्या या जनता गांव में निवास करती है, जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि है। चलिए बेटा देखते हैं अगले। कृषि है। कृषि में मौसमी अथवा सामयिक रोजगार प्राप्त होता है। मौसमी का मतलब बेटा कृषि हमेशा नहीं, मौसम के हिसाब से कृषि होती है और समय के हिसाब से इसके रुपए मिलते हैं। अतः कृषि व्यवसाय में संलग्न जनसंख्या का अधिकांश भाग 4 से 6 माह तक बेकार रहता है। इस प्रकार भारतीय ग्रामों में संघर्षणात्मक बेरोजगारी अपने भीषण रूप में विद्यमान है। अगला हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बेरोजगारी के कारण क्या हैं। तो देखें, हमारे देश में बेरोजगारी के कारण अनेक हैं। इनमें से कुछ कारण निम्नलिखित हैं। जैसे बेरोजगारी हुई क्यों, उसके कारण को जानते हैं। तो पहला कारण है बेटा जनसंख्या। बेरोजगारी का मुख्य कारण है जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि। बेटा जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण जो है बेरोजगारी है। विगत कुछ दशकों में भारत में जनसंख्या का विस्फोट हुआ। विस्फोट का मतलब एकदम से जनसंख्या बढ़ी है। हमारे देश की जनसंख्या में प्रति वर्ष लगभग 2.5 की वृद्धि हो जाती है। कितनी हो जाती है बेटा? 2.5 की वृद्धि हो जाती है। जबकि इस दर से बढ़ रहे व्यक्तियों के लिए हमारे देश में रोजगार की व्यवस्था नहीं है। जबकि इस दर से बढ़ रहे व्यक्ति, बेटा वृद्धि तो हो जाती है, पर जो बढ़ रहे हैं इनके लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं है हमारे देश में। दूसरा हेडिंग है शिक्षा प्रणाली। देखो कहाँ कहाँ का लिया गया है बेरोजगारी में। तो बेटा जो भी निबंध आएगा ना, उसके सभी तरफ से खींचने की कोशिश करें डिटेल, और वो सब लिखेंगे तभी 9 नंबर मिलेंगे। 9 नंबर में एक प्रश्न है, तो कितना लिखना पड़ेगा आप समझ सकते हैं। शिक्षा प्रणाली। भारतीय शिक्षा सैद्धांतिक अधिक है। भारतीय शिक्षा सैद्धांतिक अधिक है। इसमें पुस्तकीय ज्ञान पर ही विशेष ध्यान दिया जाता है। फलतः यहाँ के स्कूल कॉलेज से निकलने वाले छात्र निजी उद्योग धंधे स्थापित करने के योग्य नहीं बन पाते हैं। चलिए बेटा अगले देख लेते हैं। ये हैं कमियां। ठीक है। अगला है बेटा कुटीर उद्योगों की उपेक्षा। कह रहे हैं ब्रिटिश सरकार की कुटीर उद्योग विदेशी नीति के कारण देश में कुटीर उद्योग धंधों का पतन हो गया। फलस्वरूप कुटीर उद्योग कौन होते हैं बेटा? छोटे छोटे से मुर्गी फार्म, मछली पालन वगैरह। फलस्वरूप अनेक कारीगर बेकार हो गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी कुटीर उद्योग के विकास की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। अतः बेरोजगारी में निरंतर वृद्धि होती चली गई। अगला हेडिंग है बेटा औद्योगिकरण की मंद प्रक्रिया। कह रहे हैं पंचवर्षीय योजनाओं में देश के औद्योगिक विकास के लिए जो कदम उठाए गए, उनसे समुचित रूप से देश का औद्योगिकरण नहीं किया जा सका। फलता बेकार व्यक्तियों के लिए रोजगार के साधन नहीं जुटाए जा सके। या जो बेकार मतलब बेरोजगार है, बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार के साधन नहीं जुटा जा सके। ये सभी कारण हैं बेटा बेरोजगारी के। अगले, कृषि का पिछड़ापन। भारत की लगभग 2/3 जनता कृषि पर निर्भर है। कृषि की पिछड़ी हुई दशा में होने के कारण कृषि बेरोजगार की समस्या व्यापक हो गई है। बेटा कृषि में पिछड़ापन आ गया, सब फसलें ऐसी आ गई अच्छे रूप से नहीं हो पा रही हैं, समय से पानी नहीं मिल पा रहा है, कीटनाशक हैं ज़्यादा, तो इस कीट ज़्यादा लग रहे हैं, तो ये सब समस्या हो गई बेरोजगारी की। अगला है बेटा कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी। हमारे देश में कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी है। अतः उद्योगों के सफल संचालन के लिए विदेशों से प्रशिक्षित कर्मचारी बुलाने पड़ते हैं। हमारे देश में कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी है, और उद्योग संचालन के लिए कहाँ से आते हैं बेटा? विदेश से शिक्षित व्यापारी। ठीक है। इस कारण देश से कुशल और प्रशिक्षित व्यक्तियों को के बेकार हो जाने की भी समस्या हो जाती है, यानी कि बेरोजगार हो जाने की समस्या भी हो जाती है। चलिए अगले बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखें अगले समझते हैं। देखें बच्चों, इसके अतिरिक्त मानसून की अनियमितता, भारी संख्या में शरणार्थियों का आगमन,
मशीनरीकरण के फलस्वरूप होने वाली श्रमिकों की छटनी, श्रम की मांग एवं पूर्ति में असंतुलन, आर्थिक संसाधनों की कमी आदि से भी बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। देश की बेरोजगारी से उबरने के लिए इसका समुचित समाधान नितांत आवश्यक है। बेटा नितांत क्या है? आवश्यक है। आपको इससे बचने के लिए लगातार कोई ना कोई कार्य करना होगा बेटा। अगला हेडिंग है समस्या का समाधान। सबसे पहले आवश्यकता है हस्त उद्योगों को बढ़ावा देने की। इससे स्थानीय प्रतिभा को उभरने का अवसर मिले। कारचोबी वगैरह है बेटा, बुनाई है, सिलाई है, कटाई है, इन चीज़ों के लिए। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश के लिए लघु उद्योग धंधे ही ठीक हैं, जिनमें अधिक से अधिक लोगों को काम मिल सके। मशीनरी उन्हीं देशों के लिए उपयुक्त है जहां कम जनसंख्या के कारण कम हाथों से अधिक काम लेना हो। तो बेटा मशीनरी मतलब सभी चीज रोबोट मशीन वगैरह कर रहे हैं, तो वो कम जनसंख्या वाले देशों के लिए ज़्यादा बेहतर है। देखते हैं बेटा, दूसरा पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं क्या है। कह रहे हैं दूसरी आवश्यकता है मातृभाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने की, जिससे विद्यार्थी शीघ्र ही शिक्षित होकर अपनी प्रतिभा का उपयोग कर सकें। साथ ही आज स्कूल कॉलेजों में दी जाने वाली व्यवहारिक या अव्यावहारिक शिक्षा के स्थान पर शिल्पकला, उद्योग धंधे आदि से संबंधित शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे कि पढ़ाई समाप्त करके विद्यार्थी तत्कालिक रोजी रोटी कमाने के योग्य हो जाएं। तीसरा है बेटा बड़ी बड़ी मिलें, फैक्ट्रियाँ, सैनिक शास्त्र ऐसी ही दूसरी बड़ी चीज़ें बनाने तक सीमित कर दी जाएं। अधिकांश जीवन उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन घरेलू उद्योगों से ही हो। अगले देखते हैं बेटा, चौथा पॉइंट। ये सभी बता रहे हैं बेटा ध्यान से कि इसे कैसे संभाला जा सकता है। देखिए चौथा, कह रहे हैं पश्चिमी शिक्षा ने शिक्षकों शिक्षितों में हाथों के काम में नीचा समझने की जो मनोवृत्ति पैदा कर दी, मनोवृत्ति उससे श्रम का गौरव की भावना पैदा करने पर दूर किया जाना चाहिए। पश्चिमी शिक्षा ने शिक्षितों में हाथ के काम को नीचा समझने की जो मनोवृत्ति पैदा कर दी, कहते हैं अरे ये तो पढ़े लिखे हैं, ये छोटा काम क्यों करेंगे। तो बेटा इससे हटाओगे इस ऐसी सोच को, तभी कुछ हो सकता है। अगले देखते हैं पांचवा पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझे। कह रहे हैं लघु उद्योग धंधों के विकास से शिक्षितों में नौकरियों को पीछे भागने की प्रवृत्ति घटेगी, क्योंकि नौकरियों में देश की जनता का एक बहुत सीमित भाग ही खप सकता है। सबको तो नौकरी मिल नहीं सकती है ना। लोगों को प्रोत्साहन देकर हस्त उद्योग एवं वाणिज्य व्यवसाय की ओर उन्मुख किया जाना चाहिए। ऐसे उद्योगों में रेशम के कीड़े पालना, मधुमक्खी पालना, सूत काटना, कपड़ा बुनना, बागवानी, साबुन बनाना, खिलौने, चटाइयाँ, कागज, तेल, इत्र आदि न जाने कितनी वस्तुओं का निर्माण संभव है। इसके लिए प्रत्येक जिले में जो सरकारी लघु उद्योग कार्यालय हैं, वे अधिक प्रभावी ढंग से काम करें। वे इच्छुक लोगों को सही उद्योग चुनने की सलाह दें, उन्हें ऋण उपलब्ध कराएं, आवश्यकता अनुसार कुछ तकनीकी शिक्षा, अगले देखते हैं बेटा, तकनीकी शिक्षा दिलवाने की भी व्यवस्था करें। इसके साथ ही इनके उत्पादों की बिक्री की भी व्यवस्था, अगले देखते हैं बेटा, व्यवस्था कराएं, व्यवस्था कराएं। यह सर्वाधिक आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना से सारी व्यवस्था बेकार साबित होगी। सरकार के लिए ऐसी व्यवस्था करना कठिन नहीं है, क्योंकि वह स्थान स्थान पर बड़ी बड़ी प्रदर्शनियां आयोजित करके तैयार माल बिकवा सकती है, जबकि व्यक्ति के लिए, विशेषज्ञ नए व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है। ठीक है, छठा है बेटा, इसके साथ ही देश की तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या पर भी रोक लगाना अति आवश्यक है। बेटा जनसंख्या भी कम हो, नए नए उद्योग के विषय में सरकार सभी जन लोगों तक पहुंचाए। आपको इस निबंध में एक चीज दिखाई देती होगी बेटा, कभी नए से नए हेडिंग बनने हैं, हेडिंग के अंदर पॉइंट बनने हैं, इसी प्रकार आपको लिखना है। एक तरफ से लिखोगे तो इतना बड़ा नहीं लिख पाओगे, हेडिंग ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है, तभी आप उसके अंदर लिख सकते हैं, जिससे 9 नंबर के लायक हो पाएगा। चलिए देखते हैं बेटा हम अपना अगला हेडिंग जो है उपसंहार, कंक्लूजन। सारांश यह है कि देश के स्वायत्त शासी ढांचे और लघु उद्योग धंधों के प्रोत्साहन से ही बेरोजगारी की समस्या का स्थायी समाधान संभव है। हमारी सरकार भी बेरोजगारी की समस्या के उन्मूलन के लिए
जागरूक है और उसके द्वारा इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए हैं। परिवार नियोजन यानी कल्याण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कच्चा माल ले जाने की सुविधा, कृषि भूमि की चकबंदी, नए नए उद्योग की स्थापना, प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना आदि अनेक अनेक ऐसे कार्य हैं जो बेरोजगारी को दूर करने के लिए एक सीमा तक सहायक सिद्ध हो रहे हैं। इन कार्यक्रमों को और अधिक विस्तृत, प्रभावशाली और ईमानदारी से कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है बेटा, इसे बहुत ईमानदारी से की जाने की आवश्यकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं। बेटा, जितने भी टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो इस वीडियो में मैंने सभी समझा दिए हैं। क्या कर दिए बेटा? सभी समझा दिए हैं। मैं गारंटी दे सकता हूं बेटा कि यदि आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए टोटल देखा है तो आपका बोर्ड पेपर में शायद ही कुछ बच जाए बेटा, वरना बचेगा नहीं। और इस वीडियो से पास तो आसानी से आप हो जाओगे, लेकिन हमें परसेंटेज अच्छी करना है, इसीलिए ऐसी कई वीडियो हम उपलब्ध आपको कराएंगे। इन्हें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बहुत अच्छे से देखना है बेटा आपको, जिससे ये बहुत अच्छे नंबर से आप पास हो सकें, कोई भी प्रश्न आपका ना बचे। और मेरे प्यारे बच्चों, आप जान रहे हैं कि 2-2 घंटे वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। और यदि आपको हमारी मेहनत दिखती हो और आपको वीडियो पसंद आती हो तो एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके भी बता देना कि वीडियो कैसी लगी। और अपने दोस्तों को, सभी को शेयर किया करो बेटा। आप लोग ईर्ष्यालु हैं, मतलब आप ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं कि हम दूसरे को भेज देंगे तो वो टॉप आ जाएगा। ऐसा नहीं है बेटा। आप ये समझिए क्या पता वो आपसे भी ज़्यादा यूट्यूब चैनल से पढ़ता हो। तो अगर आप उसे एक भेज देंगे ना, तो वो भी जिससे पढ़ता है उसके दिल में इतनी दया है, वो ये सोचेगा अरे यार इसने भेजा है, चलो मैं भी भेज दूँ। तो हो सकता है वो भी कुछ चैनल का लिंक आपको भेज दे। तो बेटा, ईर्ष्या नहीं रखनी है, सभी को साथ लेके चलना है और सभी को ये वीडियो भेज दिया करना, जिससे हमारा भी इतनी लंबी वीडियो बनाने का मेहनत जो है वो निकल सके। ठीक है बेटा? और वीडियो को लाइक अवश्य करना, कमेंट्स करके बताना कैसी लगी। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और तंदुरुस्त रहिए, और हाँ, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है बेटा? तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।